अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और आज है वीकेंड, और वीकेंड वाले दिन वीकेंड वाइब्स होती हैं सबसे अलग। अच्छा, आज के दिन क्या क्या प्लान करना है, क्या आपने स्केड्यूल बना लिया है? क्योंकि हम सब जो हैं इस मामले में बड़ा पीछे रह जाते हैं। संडे को करना है भरपूर तरीके से एंजॉय, और सैटरडे को जब घर जाना है वापस, तो सारी टेंशन भूल के जो है हमने क्या करना है, सुकून करना है, और उसके बाद शेड्यूल बनाना है और एंजॉय करना है। लेकिन कल जो संडे है, कल का संडे कुछ स्पेशल संडे है, और वो क्यों स्पेशल है ये तो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी सी देर बाद। लेकिन अभी क्योंकि दिन का आगाज़ करते हैं दुआओं के साथ, और इस ख्वाहिश के साथ कि हमारी ज़ात से अल्लाह ताला सबको फ़ायदा दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ऐसा बना दे कि हमसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि ये दुआ करना बड़ी ज़रूरी होती है भाई, कि हमसे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम दिन के आगाज़ के साथ ही, कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो रोज़ाना ये सोचती हैं कि आज क्या पकेगा और आज क्या बनाया जाए। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि इतना मुश्किल सवाल है सब के लिए ही। यानी कि अगर मैं भी ये सोचने बैठूं कि मैं आज क्या खाऊंगी और घर में आज क्या पकाएंगी अम्मी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, अम्मी के लिए भी, मेरे लिए भी, और आप सबके लिए भी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, जो मैंने इसका हल निकाला है, वो ये निकाला है कि जो लोगों को चिकन पसंद है वो हफ़्ते में 2 दिन जो है वो चिकन का मेन्यू बना लें। जो सब्ज़ी पसंद करते हैं वो हफ्ते में 2 दिन सब्ज़ी का मेन्यू बना लें। फिर इसके अलावा जो चाइनीज़ और दीगर खाने खाते हैं वो उनका मेन्यू बना लें। और फिर ना ये भी डिसाइड कर लें, क्योंकि कल संडे है और कल एक बड़ा दिन भी है। जी हाँ, एक और बड़ा दिन भी है कल, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो कल संडे है तो आज ही प्लान कर लें जी। अगर आपने घूमने फिरने कहीं जाना है तो शाम को हो आएँ, खाबो शाबो से हो आएँ, लेकिन कल आपने जो है संडे का दिन पंडे मनाना है, और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा भी। जी हाँ, करेंगे इस पे बात, लेकिन सिटी अपडेट्स के बाद। तो सबसे पहले भाई मौसम का हाल जानते हैं, और मौसम जो है वो बड़ा औसम है, और मौसम का औसम होना फ़िलहाल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कराची वाले जो है वो गर्मी से बड़े परेशान हो जाते हैं, लोड शेडिंग से बड़े परेशान हो जाते हैं। और मेरे घर पे तो ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 12 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग है। मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि जी 11 बजे जो है वो 30 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहेगा, और फिर 1 बजे 31 सेंटीग्रेड, और 2 बजे भी 31 सेंटीग्रेड रहेगा, और 2 बजे मेरे घर की जो लाइट है वो भी आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कहाँ कहाँ लोड शेडिंग बताइएगा। अब मैंने जब कंप्लेन की और मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे कि भाई हम तो बिल भी भरते हैं और हमारा क्या कसूर है, तो उन्होंने कहा कि मीडियम लाइन लॉसेस आ रहे हैं, आपके एरिया में शो हो रहे हैं, और उसकी वजह से अगर एरिया में 20 लोग बिल दे रहे हैं और 70% लोग बिल नहीं दे रहे, तो फिर जाहिर सी बात है यू हैव टू सफ़र, और आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं चुप हो गई और मैंने ये सोचा कि हमारा क्या कसूर है जो लोग बिल दे रहे हैं। मतलब मेरे घर पे जो लाइट जाने का शेड्यूल है ना, वो है 7 बजे जाती है, फिर 9 बजे आ जाती है, फिर उसके बाद जो है लाइट दिन में जाती है 12 बजे, और फिर 2 बजे, फिर 4 बजे जाती है, फिर 6 बजे, और फिर उसके बाद जाती है जी 8 के करीब और आती है 9 बजे के करीब। मतलब 2 घंटे की माशाल्लाह से एलानिया लोड शेडिंग है। और अगर उनका दिल चाहता है तो फिर वो लाइट देते ही नहीं है, 15-15 मिनट के लिए लाइट देते हैं। ये तो हाल है जी की इलेक्ट्रिक का। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बारिश के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो बारिश के इम्पैक्ट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। कि बारिश के बाद आपको पता है कि बहुत सारे लोगों में एलर्जी शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, स्किन इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो बारिश के बाद जल्दी एलर्जी का जो ज़बरदस्त टोटका है, यानी आप अपनी जल्द से छोटे छोटे से दाने, एलर्जी, रेडनेस और इरिटेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसका टोटका जी ये है कि आपने 1 चम्मच संदल का पाउडर लेना है, फिर आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है, फिर आपने क्या करना है जी, 2 चम्मच गुलाब का रख लेना है, फिर आधा चमचा आपने खीरे का रस लेना है, 1 चम्मच आपने शहद लेना है। सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है इसका। फिर उसके बाद आपने इसको जिस जगह पर आपको एलर्जी है उस जगह पर लगाना है, और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से आपने ये धो लेना है। इस टोटके से क्या होगा कि आपको खारिश, जलन और जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और जल्द ठंडी, साफ़ और नरम हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपने करनी है, और वो आपने ये काम करना है कि आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन जो होंगे वो नहीं होंगे। हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं
और सिंध हाई कोर्ट की अहम हेयरिंग्स जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। हफ्ते के रोज़ अहम केसेस की जो है वो समाअत हो रही है जी। अहम केसेस के तहरीरी हुक्मनामे भी जारी कर दिए गए हैं और आज जो केस है उसमें स्मगलिंग केस मुकदमे में नामजद मुलजिम का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया जाएगा और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर भी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा और एंटी करप्शन कोर्ट में महकमा इत्तलात में करप्शन केस की समाअत जो है वो भी होगी। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम जी फ़्लाइट ऑपरेशंस के बारे में कि जो फ़्लाइट्स हैं आज वो कौन कौन सी मनसूख हुई हैं तकनीकी बुनियादों पर। तो जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 9 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जिनमें कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर सियाल की परवाज़, कराची से लाहौर जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़, फिर कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सीरीन एयर की परवाज़ और कराची से लाहौर जाने वाली एयर सियाल की परवाज़, फिर कराची से लाहौर PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख और कराची से जो है वो PIA की परवाज़ 340 मनसूख और कराची से इस्लामाबाद PIA की परवाज़ PK 368 जो है वो मनसूख हो गई है। अच्छा जी, अब हफ्ते का रोज़ है और लोगों ने शॉपिंग भी करनी होती है और सेल भी लगी हुई है, ये मैं आपको बता दूं। जी हाँ, बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है और आप जा सकते हैं, सेल एंजॉय कर सकते हैं और वहीं पर गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है अब गोल्ड के जो हालात है ना वो ये हो गए हैं कि वो महंगा हो गया है और अब क्योंकि ये शादियों का सीज़न है तो अब ये वेट करना ही बेकार है कि गोल्ड कब सस्ता होगा, तो लोग जाएं और गोल्ड ख़रीद लें क्योंकि सोना महंगा हो गया, इससे ज़्यादा फिर चांसेस हैं महंगा होने के। आलमी मार्केट में सोना $27 महंगा होकर $3,645 फ़ी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2,500 रुपये महंगा हो गया, कीमत 3,86,500 रुपये हो गई। अच्छा, फिर क्या है, 10 ग्राम सोना जो है वो 2,143 रुपये इजाफे से 3,31,361 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी की जो कीमत है वो 130 रुपये इजाफे से 4,456 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा, अब क्योंकि सोना महंगा हो गया है तो चांदी की जो तलब है ना वो बढ़ गई है और सराफा डीलर्स और तलब बढ़ने पर जो चांदी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। अब बढ़ते हैं और आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस जो है वो शेयर कर लेते हैं कि स्टैटिक प्राइस क्या है कमिश्नर कराची के, और फिर आपको बताते हैं कि जी क्या प्राइस है और जिन लोगों ने सब्ज़ी बनानी है घर में तो वो पहले ये जो रेट्स हैं ये ज़रा सुनते हुए जाएं कि जो सब्जियों के रेट हैं स्टैटिक रेट्स हैं वो क्या है। तो भाई ये टमाटर 138, अच्छा जी, इसके बाद आलू 63 पे आ गया है जी। अच्छा, उसके बाद जो है लहसुन 322 पर आ गया है, उसके बाद फिर अदरक जो है 460 पर है, फिर उसके बाद जो है गाजर 92 पर है, फिर उसके बाद जो है तुरई वो 40 पर है एंड वी हैव लौकी 35 पर है जी। उसके बाद जो है वो फूल गोभी 138 पर है। कौन खाता है फूल गोभी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कॉल करके। और खीरा जो है 81 पे है एंड भिंडी जो है वो है 104 पे और भाई प्याज जो है वो 63 पे है। तो ये तो है जी रेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट्स भी जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि आज माल का हाल जो है वो क्या है। तो माल का हाल जो है वो बताना बड़ा ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि लोगों को करेंसी में बड़ा इंटरेस्ट होता है और काम भी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 184 है, 189 है, फिर US डॉलर जो है वो है, अच्छा फिर ये आगे जी UK पाउंड ये 388 आ गया है, फिर सऊदी रियाल जो है वो 76.15 है, फिर उसके बाद स्विस फ्रैंक जो है वो 353 है और फिर उसके बाद US डॉलर जो है वो 282 है जी। तो ये तो है जी करेंसी रेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं और करेंसी रेट्स शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि बड़ा ही इस हवाले से आप सवालात हमसे करते हैं। अच्छा जी, अब एक और मार्का और एक और खुसूसी तरीन ब्रेकिंग भी और एक और खुसूसी तरीन बात भी, वो है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या सोच रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा? कल है बड़ा टाकरा और ये एक ऐसा टाकरा है जो कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद अब पहली दफ़ा मैच होने जा रहा है। लेजेंड्स जो लीग थी, जो चैम्पियंस लीग थी, उससे तो ये भाग गए थे, उसके लिए तो इन्होंने सारी तैयारियां भी कर ली थी, टिकट्स भी बुक हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से उनको याद आया कि हम इनके लेजेंड्स को फेस नहीं कर सकते। इस दफ़ा पाकिस्तान पे इतना प्रेशर नहीं है लेकिन प्रेशर इंडिया पे है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है।
पाकिस्तान को सिर्फ अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है और जितने भी साबिक हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि कल का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अच्छा, इंडिया में ना जंग का समय है क्योंकि उनकी तो जो ईगो है वो स्टेज पर लगी हुई है और वो ये चाहते हैं कि वो इस मैच को जीतने के साथ सेलिब्रेट करें और कुछ खुशी उनके मुल्क में चले जाए, क्योंकि उनको जो पसपाई और नाकामी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद। तो अब इंडिया में ना तो एक खामोशी भी है, स्ट्रेस भी है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जो गंभीर हैं उनका जो परसेप्शन है वो इस तरह से है कि जी पाकिस्तान से वो अपनी टीम को कभी भी हारने नहीं देते। तो अब लोगों ने सारी उम्मीदें, सारी नज़रें गंभीर की तरफ लगा ली हैं और उनके एक सहाफ़ी जो थे वो बड़े मज़े से इस बात का इजहार कर रहे थे कि गंभीर जो हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो जी वो तो AK-47 लेके मैदान में आ जाते हैं और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान गंभीर जो है उसकी क़यादत में या उसकी कोचिंग में जो है वो इंडिया हार जाए। तो अब आप देखें कि बड़े बड़े बोल और बड़ी बड़ी बातें और हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप अपनी फ़ौज को इतना हौसला दे देना। आपकी फ़ौज तो कुछ कर नहीं पाती है, तो भाई हम हैं तैयारे गिराने वाले लोग और हम अपनी टीम को करते हैं सपोर्ट। और हम आपकी तरह नहीं है, जैसे शाहिद आफरीदी ने कहा ना कि हम आपकी तरह नहीं है कि अगर हमारी टीम हार जाए तो हम उनके घरों पे चले जाएं, हम बदतमीज़ी करें, हम उनको जो है वो बुरी बुरी बातें कहें। नहीं, हम यही कहते हैं कि तुम जीतो या हारो सुनो, भाई हमें तुमसे प्यार है। तो हम अपनी टीम को कल भी सपोर्ट करते थे, हम अपनी टीम को आज भी सपोर्ट करते हैं। इंडिया वाले देख लें कि वो अपनी टीम के साथ कल क्या करेंगे, इंडिया हार जाए तो। और इंशाल्लाह इंडिया हार जाएगा क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। जो लोग मोहम्मद हारिस पे तनकीद कर रहे थे, मेरे ख्याल में कल के मैच के बाद उनको जवाब मिल गया होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आगाज़ किया है, इट्स रियली गुड। और अब कल का मैच जो है वो डिसाइड करेगा आने वाले फ्यूचर में कि हमारी क्रिकेट का फ्यूचर स्टार जो है वो कौन होगा। तो पाकिस्तान के लिए आपने भी बहुत सारी दुआएं करनी है, मैंने भी बहुत सारी दुआएं करनी हैं और कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। जनाब, ये दुबई में होने जा रहा है एशिया कप 2025 और तकरीबन जो टिकट्स हैं उनकी मांग में अब इजाफा देखने को आया है। मतलब टिकट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में बिक रहे हैं और ये जो टिकट्स हैं इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी पहले तो लोगों का रुझान कुछ कम हो रहा था क्योंकि पाकिस्तानियों का मुराल इतना हाई है, अब वो इंडिया के साथ अगर मैच होता है तो शायद सीरियस ना लें, लेकिन फिर उनको ये समझ में आया कि इंडिया की जानिब से जब बैकलैश आ रहा है तो वो पहुंचेंगे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो जनाब, टिकट्स की मांग में इजाफा देखने आ रहा है, हाई वोल्टेज टाकरा कल होने जा रहा है। इसके अलावा जो मुंतज़मीन हैं उनके मुताबिक 90% टिकट्स पहले ही फ़रोख्त हो चुके हैं और जो जनरल इंक्लोजर है उसके तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर शायकीन क्रिकेट जो है वो ख़रीद चुके हैं। अच्छा जी, ये जो पाक भारत मैच है इसके लिए जुमेरात की शाम तक जो टिकट्स थी वो दस्तयाब थी। कम अज़ कम उसकी जो प्राइस थी वो 750 दरहम थी, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 57,000 रुपये की टिकट थी। जबकि प्रीमियम टिकट जो थी वो 3,500 दरहम, तकरीबन 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए में जो है वो दस्तयाब है। पाक भारत मैच के टिकट्स की तादाद अब इंतहाई महदूद है। अलबत्ता शायकीन के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम के करीब बनाए गए टिकट्स बॉक्स जो हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। आप देखें क्रेज़, आप देखें कि लोगों को कितना क्रेज़ है, कल का मैच लोग किस तरह देखना चाहते हैं। इसके अलावा टिकट्स की दस्तयाबी को मज़ीद आसान बनाने के लिए जो मुंतज़मीन है, जो उनकी इंतज़ामिया है, उन्होंने जुमेरात की शाम को नई ऑनलाइन जो विंडो है वो भी खोल दी है और इस वजह से खोली है कि ताकि शायकीन वहाँ पर क्यू बनाएं और आसानी से टिकट हासिल कर सकें। तो जी, दुबई में पाक भारत मैच के शायकीन के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाबला करार दिया जाता है। दुबई में पाकिस्तानी भी हैं, दुबई में इंडियंस भी हैं, तो दुबई में इसके अलावा बड़ा मैच भी है और कल के मैच पे सबकी नज़रें लगी हैं और हम अपने क्रिकेटर्स को ज़रूर सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे और अल्लाह करे पाकिस्तान टीम कल ज़रूर जीते और एक दफ़ा फिर से इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़े। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके क्रिकेटर्स से ज़्यादा जो हैं वो एनर्जेटिक हो रहे हैं और वो उनको ऐसा मशवरा दे रहे हैं जैसे कि कोई जंग पे जा रहे हैं, जबकि हम अपनी टीम को यही कह रहे हैं कि आपने बस अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर लेना है और यही सारे क्रिकेटर्स भी आपको कह रहे हैं। इंशाल्लाह हम आसानी से जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और जिस तरह से हमारे मुल्क में कराची में जो मसाइल हैं वो अब थमने का नाम ही लेते। अच्छा जी, अभी थोड़े दिनों पहले, ये 2-3 दिन पहले ही जो है ट्रैफिक जैम का शदीद मसला था, अल्लाह अल्लाह करके वो मसला हल हुआ। तो अब लोड शेडिंग का मसला है, और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि जो लोग बिल भर रहे हैं उसमें उन लोगों का क्या कसूर है। अब तो उन लोगों में मैं भी शामिल हो गई हूँ, क्योंकि मेरे घर पर भी इतनी लोड शेडिंग है और कंप्लेन कराने के बावजूद भी यही सुनने को मिला कि जी बाकी लोग जो हैं वो बिल नहीं भर रहे, तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता। आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? सब बिल्कुल ठीक ठाक। आज़ाद भाई, कराची के जो अवाम है ये कब तक ये लोड शेडिंग सहेंगे? आप देखिए, कभी लांडी में लोड शेडिंग, कभी कोरंगी में लोड शेडिंग, कभी नाज़माबाद का इलाका जो है वो गुप अंधेरे में होता है, कभी नॉर्थ, और अब ये सेक्टर 8 में भी यही सूरत हाल है कि सेक्टर 8 के जो मकीन हैं वो इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएँ। घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, घरों में बच्चे भी होते हैं, घरों में पूरी फैमिलीज़ हैं, बिल भरने वाले लोग हैं, मतलब 100% बिलिंग है, लेकिन फिर भी सेक्टर 8 से ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल नहीं भर रहे या फिर बिजली चोरी हो रही है। इसका हल क्या है? ये ज़रा हल बताएं आप मुझे। अब बिल्कुल इस वक्त कराची में बारिशों के बाद बारिशें जब हुई थी तब भी, बारिशों के बाद भी सूरत जो है निमटने को तैयार नहीं, ख़त्म होने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाए तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो मुतल्लिक़ इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे सूबाई हुकूमत के इदारे हों या वफाकी हुकूमत के इदारे हों, जिनकी अपनी जो ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है वो पूरी नहीं करते। हम बार बार घूम फिर के आते हैं मेयर कराची पर, कमिश्नर कराची पर, या डिप्टी कमिश्नर पर, या पुलिस के मुकम्मल अफसरान पर, लेकिन जो इदारे ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के बारिशें होने के बाद में सड़कों से पानी निकासी का मामला ठीक करना, जो है KMC का काम भी था, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का भी काम था, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का काम था, तमाम जो टाउन कमिटीज़ उनका भी काम था। लेकिन हम फिर घूम फिर के वहाँ आ रहे हैं, भाई मेयर कराची ने ये नहीं कर, या कमिश्नर कराची ने ये नहीं कर दिया। लेकिन मामला ये है कि हम बार बार मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनकी निशानदेही नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ दिन कबल एक बिल्डिंग फैक्ट्री गिरी है न्यू कराची में, उसका मलबा इंतज़ामिया ने चेक नहीं की। आप देखिए मेरे कोने में लगी ये फायर आग बुझाने का आलात सामने पड़ा हुआ है। इस तरह के आलात लगाना महकमा दाखिला के इदारा है, सिविल डिफेंस, बाकी सुबह इदारा उसका काम है। उस इदारे ने उस बिल्डिंग में जिसमें आग लगी थी फैक्ट्री में, उसको देखने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए इदारे ने क्या काम किया? हमारे पास सिविल डिफेंस का इदारा, इतना बड़ा इदारा जिसके पास बाज़ाब्ता तौर पर उनके इंस्पेक्टर भी है, सब कुछ हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है ये बिल्डिंग पड़ी है यहाँ पर मौजूद है, इसकी हर माह या हर हफ्ते आकर इसकी चेक एंड बैलेंस करना, इसकी वेरिफिकेशन करना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि यहाँ पर आग पर काबू पाने वाले आलात काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ को चेक करने को तैयार ही नहीं, आते हैं बस गेट से आए, रिश्वत ली, चले गए। लेकिन सूरत हाल ये भी बार बार कहता, अभी जिस तरह आपने ट्रैफिक का जिक्र किया, कराची शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में एक इजलास हुआ था बारिश के पहले ने दूसरे रोज़, उसमें तमाम तरह हुकाम उसमें शरीक हुए थे, डिप्टी कमिश्नर SSP DIG ट्रैफिक सब कुछ। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ मेन जो शाहराह हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए DIG पीर मोहम्मद शाह साहब खुद मैदान में आ गए, तमाम पुलिस के हुकाम रोड पर आ गए। लेकिन एक शाहरा फैसल नहीं है कराची में कई और शाहरा भी, कमाल अतातुर्क शाहरा भी है, दीगर अब्दुल्ला हारून रोड शाहरा भी है, कई ऐसे शाहरा हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए पुलिस मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुंजान आबादियाँ जिस तरह कोरंगी हो गया, औरंगी हो गया, सुरजानी XYZ जो इलाके हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक जाम रहा, कई घंटों तक 4-4 घंटे तक लोग फंसे रहे पानी में, गाड़ियों के अंदर फंसे रहे, उनको जो है रेस्क्यू करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। और उसके बाद बात आती है लोड शेडिंग के मामले में के इलेक्ट्रिक हाल शहर के मुख्तलिफ गुंजान जो आबादियाँ हैं वहाँ पर बिजली की बहाली के लिए, या बिजली जहाँ पर इनका सिस्टम ख़राब हो चुका है उनकी बहाली के लिए ताहाल काम नहीं किया। मैं बिलोंग करता हूँ गुलिस्तान जोर से, मेरे घर की बिजली मीटर से पहले लाइन ख़राब होगी, मैं कई बार शिकवा करता रहा, इनके नंबर पर कंप्लेन करता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार था। जब तक मुझे खुद को उनके हेड ऑफिस जाना पड़ा कंप्लेन करेंगे, उसके बाद में जाकर टीवी पहुंची, एक हफ्ते के बाद जब तक मैं बाजार में घर का कनेक्शन इस्तेमाल करूँगा वो क्या करूँगा, और को हल है नहीं को। बाकी जो घर कनेक्शन का जिक्र करते हैं, ये के इलेक्ट्रिक के जो मुकामी मुलाजिम हैं उनकी
आशीर्वाद के अलावा या उनकी मिली भगत के अलावा इस्तेमाल नहीं होती। मैं दावा से कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के जितने मुलाजमीन हैं वो इस बिजली की जो गैर कानूनी लोड शेडिंग है, बिजली की जो गैर कानूनी कनेक्शन है, इनमें मुकम्मल तौर पर मुलवस है। अच्छा, जो चोरी कनेक्शन के रास्ते कौन दिखा दे, यहाँ से आप कनेक्शन लो, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, यहाँ से कनेक्शन लो, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, ये तमाम तर सूरत हाल से के इलेक्ट्रिक के जो मुकामी मुलाजमीन है, जो इलेक्ट्रिशियन है या लाइनमैन है, वो इसमें मुकम्मल तौर पर मुलवस है। लेकिन के इलेक्ट्रिक हुक्म उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पूरा मलबा जो आवाम पर डालते हैं, आवाम को चोर करार देते हैं, आवाम को जो है बिजली के सार्फिन बिल अदा नहीं करने के जिम्मेदार उनको करार देते हैं। लेकिन बात यह है कि जो काली भेड़ें के इलेक्ट्रिक के अंदर जो मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर जो मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये सारी सूरत ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो मुतल्लिक इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, हमें जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं, जिसके बाद ये सूरत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जाती है। फिर उसको ठीक करने के लिए वक्त तो दरकार है, लेकिन उस वक्त को दरकार के साथ साथ उस वक्त को ठीक करने के हवाले से, ये मामला ठीक करने के हवाले से हमारे जो भी इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो मामला ठीक होंगे। अगर कोशिश करने के लिए, पहल करने के लिए आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन पहल हर कोई कर सकता है। लेकिन जो हमारे इदारे जो सरकारी, जो हमारे टैक्स से पलते हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्स से मराहत लेते हैं, हमारे टैक्स से अयाशी करते हैं, वो इदारे काम क्यों नहीं करते? उनके इदारों को देखने के लिए हमारी जो हुकूमत है उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अभी मैं एक मिसाल लेता हूँ सिंध सेक्रेटरीट का, जहाँ से पूरे हमारे सूबे का निज़ाम चलता है जी। मैं हल्फिया कहता हूँ, नहीं को वजीर दफ्तर में बैठता है, न सेक्रेटरी बैठता है, नहीं को अफसर दफ्तर बैठने को तैयार नहीं है। जब अफसरान दफ्तर में नहीं बैठेंगे काम कौन करेगा? हमारा निज़ाम सूबे का चलाएगा कौन? सूरत हाल ये हमारी, हम तो सिटी 21 की तरफ से बार बार निशानदेही करते रहे, भाई आज सेक्रेटरी स्कूल तालीम दफ्तर में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी दफ्तर में। सब पहले ऐसा हुआ करता था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अफसरान, आम सार्फिन जो है, आम लोग हैं, साहिल हैं, उनसे मुलाकात करते थे, उनके मसाइल सुनते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, ना कोई वजीर ऑफिसों में आम लोगों से मिलता है, न सेक्रेटरी मिलता है। मिलने की दूर की बात है, वजीर ऑफिस जो अफसर हैं वो दफ्तर में बैठने को तैयार नहीं है। मुराद अली शाह में देखता हो या चीफ सेक्रेटरी से देखता हो, खुदा के वास्ते आप आकर सिंध सेक्रेटरी में देखो, जो आपके सूबे का निज़ाम चलता है, वहाँ आपका अफसरान नहीं है, वहाँ तो आपके वज़राए नहीं है, वहाँ आपके मुशीर नहीं है, आपके मामले खास इतने बड़े लोग हैं, 20 से ज़्यादा मामले खास है, 5 मुशीर है, 18 वज़राए, बैठते कहाँ हैं? इनके ठिकाने कहाँ हैं? चीफ सेक्रेटरी है, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी बैठते कहाँ हैं? आवाम के दादरसी के लिए कुछ सुनने को तैयार नहीं। बात ये बड़ी बात ये कि हमारे सिंध सेक्रेटरी का पूरा निज़ाम यहाँ सूबे चलता है, लेकिन सूबे के चलाने वाला दारुल खिलाफा सूबा का सिंध सेक्रेटरी, वहाँ पर कोई अफसर नहीं है। अजीब सूरत हाल ये है कि हमारे सूबे को चलाने जब अफसरान वज़रा बैठे दफातर में, तो आवाम की दादरसी कैसी? हम कितना रोएंगे? बिजली लोड शेडिंग है, ट्रैफिक जाम है, भाई ट्रैफिक जाम है, डीआईजी नहीं, चलिए ठीक है। अब मसला सारा ये है कि जो लोग बिल भर रहे हैं उनके घर में भी लोड शेडिंग है, उनका क्या कसूर है आजाद भाई? सबब मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को बेचारों को इतना पता नहीं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर कहाँ है, एसएसपी कोरंगी दफ्तर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हादसा हुआ है अपना भिटाइयाबाद में, और थाना उसका लगता है भिटाइयाबाद, बिल्कुल गुलिस्तान जोर थाने के साथ ही है, लेकिन थाना लगता है मलिर कैंट। कहाँ मलिर कैंट, कहाँ भिटाइयाबाद? हमारा नक्शा ऐसा चेंज कर दिया शहर का, हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, जो हम अब थाने ढूंढते रहे, ढूंढते थक जाएंगे। लेकिन हमारे लोग निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि मैं यहाँ, मेरी रिहाइश यहाँ है, लेकिन मेरा थाना जो है वो शारा फैसल पे है। भाई शारा फैसल करीब है या कोरंगी करीब है? एसएसपी ऑफिस दफ्तर यहाँ गुदाम चौरंगी में, लेकिन हमारा थाना जो है वो शारा फैसल पे है। लेकिन इस तरह ये है कि हमारे पास वफाकी मुस्तब वाला इदारा मौजूद है, हमारे पास वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन अमल दरामद टीम मौजूद है, एक महकमा है, लेकिन हमारे बेचारे लोग हैं उनको बताने को कोई नहीं है। भाई उनके पास शिकायत करो, उनके पास शिकायत करो, बात सुनने को तैयार कोई नहीं है। दरख्वास्तें करी, किसके आगे करी? सब पहली बात ये हो रहा है कि हमारे इदारे मुकम्मल तौर पर खत्म, मफलूज बन चुके हैं। सही, लोग शिकायत करें तो कहाँ किसको करें? अभी हमारी बिजली यहाँ की लोड शेडिंग हो जाए, कुछ फनी खराब हो जाए, अब इलेक्ट्रिक वालों कंप्लेंट करो, उनके नंबर पर कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर बोले कहाँ से कंप्लेंट करो? अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा आपका पूरा नंबर क्या? भाई जिस नंबर से कॉल किया उसका नंबर नहीं, बल्कि के इलेक्ट्रिक पर जब आप कंप्लेन करने के लिए कॉल करते हैं, नंबर के इलेक्ट्रिक का जब आप डायल करते हैं, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब मैं कंप्लेन कराने लगी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नंबर ही नहीं शो हो रहा, वो बता ही नहीं रहे कि इसके लिए आप 0 डायल करें। उसमें तरीक़ेकार ये है कि जब वो आपको कहते हैं ना कि आप 2 नंबर पर या 3 नंबर पर जाकर या 4 नंबर प्रेस करके जो है वो आप लोड शेडिंग की कंप्लेन करा सकते हैं, पावर सप्लाई की कंप्लेन करा सकते हैं, या अपने जो लोड शेडिंग के आवर्स हैं वो जानने के लिए कंप्लेन करें। जब आप उस ऑप्शन पर जाते हैं, जो भी आपने पूछना है या पता करना है, उस ऑप्शन पर जाने के बाद फिर वो आपको कहते हैं कि अब मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग दिल बहलाने को गालिब ख्याल ही अच्छा है कि जो लोग ये समझते हैं कि कंप्लेन कराने से फ़ायदा होगा, तो समहाउ कंप्लेन कराने से
ज़रूर उनके पास ज़्यादा कंप्लेंट्स जमा होंगी तो उनको आइडिया होगा कि भाई ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो वाकई इस एरिया में जो लोग बिल भर रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। आपने इस तरह से कॉल करनी है तो पहले आप उनके ऑप्शंस पर जाएंगे, फिर जब आप वो कंप्लेन ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको जो है वो बताया जाएगा कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते, तो फिर आप वो 0 नंबर डायल करके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो शुरू में आपको नहीं ऑप्शन दे रहे होते। तो उससे जैसे मैं कल ही मैंने कंप्लेन की है तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ में भी शेयर करूँ कि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और फिर जाके इस तरीके से आप कंप्लेन करा सकते हैं। चलिए जी, शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उन एरियाज़ की बात करेंगे जहाँ पर गैस नहीं है और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे तो अब सब जगह ही बिजली और गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन इलाके हैं उनका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई शदीद तरीन लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? गैस का मसला अलग, लोड शेडिंग का मसला अलग। ये तमाम तर मसले कब हल हो जाएंगे आज़ाद भाई? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आवाम को अपनी मदद आपके तहत ही कुछ करना पड़ेगा और आवाम वही कर रहे हैं। मतलब लाइट नहीं आती तो लोगों ने जनरेटर लगा लिए। अब जनरेटर कैसे चलाएं जब गैस ही नहीं आती? और फिर गैस नहीं आती तो फिर उसके अलावा पेट्रोल पे आप कितना खर्चा करेंगे, कितना आप पेट्रोल डालेंगे और कितनी देर तक 10-10 घंटे की लोड शेडिंग को आप कैसे जनरेटर पे कन्वर्ट करके बैलेंस करेंगे? यूपीएस चार्ज ही नहीं होता क्योंकि लाइट ही नहीं आती। तो करें तो क्या करें आवाम? मतलब किस ऑल्टरनेट ऑप्शन पे जाए? लोग पढ़ें कैसे? लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, वो रेडी कैसे हों? क्या करें? सबक बात यह है कि मामलात वही हैं जो हम कई सालों से, कई दिनों से, कई अरसा दराज से सुनाते आ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ। सारे बहरे, अंधे, गूंगे हो चुके हैं। जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती है वो सुनते नहीं हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मामला ये है कि हमारे पास हुकूमत मौजूद है, हमारे पास महकमा तवानाई मौजूद है जिसका वजीर जो है नासिर शाह साहब हैं। जब सखर में लोड शेडिंग हो जाए तो हैदराबाद में हो जाए तो ये 7 में हो जाए तो मुराद अली शाह के नोटिस पर जो है नासिर शाह साहब इजलास बुलाते हैं, हेस्को के, सेपको के इलेक्टर के। लेकिन मज़े की बात ये के इलेक्टर का सीईओ जो है सिंध असेंबली की जो कायमा कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई थी ख़ासतौर पर लोड शेडिंग को रोकने के लिए, लोड शेडिंग के मामलों को ठीक करने के लिए, लेकिन उनका सीईओ अलवी साहब उस कमेटी के सामने, कायमा कमेटी जो सिंध के मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन पर बनाई गई थी, उसके सामने पेश होने को तैयार नहीं था। आखिरकार उस स्पेशल कमेटी ने धमकी दी कि हम सीईओ के इलेक्टर का एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। उसके बाद में वो आकर कमेटी के सामने पेश हुए और अपनी वजाहतें की। लेकिन मामला ये है, हमारे पास न सिर्फ इदारे मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमारे पास मुंतखब नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कायमा कमेटियाँ बनी हुई है सिंध असेंबली की, जिसमें एमक्यू पाकिस्तान के अरकान भी शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी शामिल है, जमात इस्लामी के अरकान भी शामिल हैं उस कमेटी के अंदर। लेकिन वो हमारी जो कायमा कमेटी है मुंतखब नुमाइंदा पर मुश्तमिल है। हमारे पास एक हैं सिद्दीकी साहब जो एमक्यू पाकिस्तान के एमपी हैं, वो तो बार बार टाउन कमेटी जो है अपना नहीं वो तो ये कहते हैं कि 2026 और 27 में कराची जो है वो चेंज हो जाएगा और दुबई बन जाएगा। वो तो हमारे शो पे ये कह के कब होगा चेंज? ये उनसे पूछना पड़ेगा। वो तो हमें कह के गए कि भाई 2026 और 27 में जो है वो चेंज हो जाएगा, कराची दुबई बन जाएगा। जिस तरह शारा भुट्टो चेंज हो गया ना। शारे भुट्टो तो वाकई चेंज हो गया। शारे भुट्टो तो बह गया, ढह गया। शारे भुट्टो के बारे में तो क्या कहा जाए? सबा मजे की बात ये है, इस मामले का मैं इन्हीं गवाह हूँ। जब शारा भुट्टो का नक्शा बनाया गया, जब नक्शा बना, ये नक्शा जो है फिजिकल या प्रैक्टिकल नहीं बनाया है, ये नक्शा बनाया है उनके सिंध हुकूमत के जो उनकी टीम जो बनाई थी, उन्होंने जो क्या कहते हैं वो था इनका जो फर्म था, उस फर्म की जानब से नक्शा बनाया गया। ये पूरा गूगल बनाया गया है। उनको ये पता नहीं था कि भाई जहाँ से शारा भुट्टो बन रहा है तो यहाँ पर शाह फैसल भी है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर कई कराची के पुराने अवाली दौर के गांव भी हैं। इन्होंने इस तरह नहीं बनाया। जब नक्शा बनने के बाद में इन्होंने निशानत करने शुरू किए तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, बाकायदगी से धरने लगे, एहतजाज हुआ, शोर शराब हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदगान जो मलिन से ताल्लुक रखने वाले हैं, उसमें डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद इस चीज़ का गवाह है, साजिद जोखी हो, सलीम बलोच हो, यूसुफ बलोच हो, जितने भी यहाँ के जहाँ बिजार हो, सारे इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और इस वक्त के सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने शिकवा ये किया कि जरदारी साहब, ये जो आपका नक्शा बना रहे शारा भुट्टो का,
ये पहले शारा भुट्टो नहीं था, मलिर एक्सप्रेस वे था। मलिर एक्सप्रेस वे का जो नक्शा बनाया गया, नक्शा गलत है। इस नक्शे में कई गांव आते हैं, ये नक्शा जो गूगल को देकर बना के इसमें कई गांव मसवार होंगे। उसके बाद में जो गूगल का जो एक्सपर्ट था फर्म, जिस कंपनी का फर्म का जो इनका मुतवर, उसने क्या किया, उन गाँव को चेंज करके फिर कहीं से जो है मलिर नाले को जोड़ दिया, कहीं कहाँ से जोड़ दिया। उसके बाद भी मलिर के मुंतखब नुमाइंदगा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क्या शिकायत की है, मुराद अली से शिकायत की है। सईद गनी उसमें बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद इतनी जब मलिर के मुंतखब नुमाइंदगा ने शिकायत के बावजूद जो नक्शा ये बना, ये नक्शा गैर कानूनी, नक्शा गलत है। सिंध हुकूमत इस मामले में नोटिस क्यों, सारे खामोश क्यों है? सही भाई मीडिया को आप चुप किस लिए करवा लेते हैं? इसलिए करवा देते, इसका जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा का जो करीब रिश्तेदार है। हाँ सही, बिल्कुल। इसलिए हम खामोश हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है। भाई शारा भुट्टो एक बड़ा अच्छा मनसूबा था, इस अच्छे मनसूबे को हाँ, मुतनाज़ा बनाया किसने? है आजाद भाई, इस मनसूबे को मुतनाज़ा बनाया आधा किसने? तो है ना, बचा तो हुआ बचा है तो ना? है। अभी रेनोवेट करेंगे उसको, फिर अल्लाह उसके बाद रहम करे। अच्छा मज़े की बात ये आप मज़े की बात ये, जब आप ये सोफ़ा के रखती हो तो कम से कम उस ज़मीन को देखती हो ना, भाई सोफ़ा जी, के खुदा न खास्ता कोई जी, या कचरा तो नहीं पड़ा, पानी तो नहीं है, सफाई है नहीं है। लेकिन शारा भुट्टो के लिए जो अंडरपास बन रहा था, जो पुल बन रहा था, उस पुल को बनाने के लिए मतलब इतना सा उसका निशान छोड़ दिया, बस पिलर लगा लिया, बह गया। अरे खुदा के बंदो, अगर खुदा ने खास्ता कल यहाँ से गाड़ियाँ चलती तो पानी नीचे बहता, पूरी गाड़ियाँ गिर जाती, फिर हादसा होता, किस तरह होता? इस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पुल गिरा था यहाँ पर, ICI पुल, वो पुल गिरा था। उसके बाद बड़ी कमेटियाँ बनी, तहकीकात हुई, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कहने का मकसद ही, हम जब सूरत खराब होती है उस वक्त तहकीकात का ऐलान कर देते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, कमेटी तहकीकात हाँ, करने कह कमेटियां बनाते हैं। हाँ, at times, यही शारा भुट्टो जिस फर्म ने जिसका नक्शा बनाया, जिस इंजीनियर ने इसका शेप बनाया, जिस इंजीनियर कंपनी ने काम किया, उस कंपनी के खिलाफ ताहाल उस इदारे के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये चेक एंड बैलेंस भी देखना चाहिए, क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बना उसके बाद उसमें इतनी खामियां सामने आई तो जिम्मेदार कौन है। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई हमारे शो पे आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको पाकिस्तानी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से जो कि एक बच्चे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। तो आज आपको मिलवाते हैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट से, किड से, जिनका नाम है अयान महराज। और अभी रिसेंटली जो मलेशिया में एक कंपटीशन हुआ उसमें इन्होंने जो टाइकोंडो चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड भी हासिल किया और ब्रॉन्ज भी हासिल किया। तो इनको वेलकम करते हैं और इनके कोच भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अयान, कांग्रेट्स, बड़ा ज़बरदस्त आप जो है वो जीत कर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ज़रा बताएं अपना एक्सपीरियंस और फिर ये बताइएगा कि कब से जो है वो आपने स्टार्ट किया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब जब पहले तो नर्वस था कि मतलब वहाँ जाके क्या होगा मलेशिया में, क्योंकि मैं अकेला था। मतलब मैं और मेरे कोच थे सिर्फ, मैं मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गया था। तो जब वहाँ गए तो जब खेला तो मेरा पता चला कि कैसे होता है ये सब चैम्पियनशिप्स। मतलब एक अलग सी फीलिंग्स आई ना। मतलब हम लोग पहले सिर्फ क्लब पे खेलते हैं और अब हम जाके इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। और मैं टाइकोंडो 2020 से कर रहा हूँ। अच्छा, तो शौक था शुरू से, बचपन से? जी। अच्छा जी, चलें आप अयान के जो कोच हैं वो भी साथ में हैं। ज़रा बताइए अयान की कामयाबियों का सफ़र किस तरीके से मैनेज हुआ और कितने मेहनती हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल मेहनती बहुत है माशाल्लाह। ये 2020 से जो है जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई है। वहाँ से लेकर अब तक इसकी ट्रेनिंग जो है वो मुसलसल चल रही है। तो इस दौरान जो है ये इंटर क्लब और इंटर डिस्ट्रिक्ट फिर नेशनल और अब माशाल्लाह इंटरनेशनल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल भी इसके गोल्ड रहे हैं। और उसी ट्रेनिंग सब डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जो है फिर नेशनल में गोल्ड हुए माशाल्लाह। अब जाके इंटरनेशनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मलेशिया में। जो 3 इवेंट में इसने जो है रिप्रेजेंट किया। एक में फर्स्ट इवेंट में ये था कि वहाँ पर सेंसर पे फाइट लाइक हमारे होते हैं PSS सिस्टम, जो आप किक्स करते हैं तो स्कोर जो है वो स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो उस पर फर्स्ट टाइम था इसका, इसलिए फर्स्ट इवेंट में इसका ब्राउन्स हुआ। और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट फाइट भी जो है इसका फिर माशाल्लाह गोल्ड हुआ नेक्स्ट इवेंट में। सही। चलिए जी अयान, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और दोस्तों ने क्या कहा और क्या क्या हुआ ओवरऑल, ज़रा ये तो बताएं ना, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आपने जो है वो जीत के आए चैम्पियनशिप आप। जी मतलब सभी खुश हुए। मतलब जितने भी मेरा मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे अपने और मेरा जो ख़ानदान सबको बहुत खुशी हुई। और मेरे दोस्तों ने भी मतलब मुझे अलग से ना कॉन्ग्रेचुलेसन दी। मतलब जैसे
ट्रीट दी होगी दोस्तों ने भी। भाई ज़बरदस्त, ऐसा टैलेंट होना चाहिए। ये है वो पाकिस्तानी टैलेंट जो कि मुल्क का नाम रोशन करते हैं और इनकी वजह से हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अच्छा, कितनी सपोर्ट मिली घर से और कितना मुश्किल था, और जब वहाँ पर गए तो क्या लग रहा था कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी तरह बाकी लोग जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आप तो उनकी इंस्पिरेशन होंगे, तो जाहिर है आप उनको क्या मैसेज देंगे और क्या बताएंगे और क्या कुछ हुआ, ज़रा बताएं ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे मतलब मेरे कोचेज़ और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा। अगर ये नहीं होता तो मतलब मैं कैसे खेलता वहाँ जाके। मतलब मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है। सही। उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं वहाँ मलेशिया में गया और उसके अलावा मतलब मैं यही कहूँगा कि खेलना चाहिए हमें स्पोर्ट्स। अच्छा, ये जो ताइक्वांडो है इसको सीखने के लिए, इसको खेलने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लाइफस्टाइल क्या होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं? बहुत मेहनत लगती है। क्या इसमें मेहनत हमें लगती है, बहुत क्या सारी करते हैं, चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं, आपकी डाइट क्या होती है, रूटीन क्या होती है, ज़रा बताएं। रूटीन मतलब आप खुद से मेंटेन करते हैं इसमें रूटीन। आपको मतलब खुद आपको जिस वेट मतलब इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं, आप जिस वेट कैटेगरी में खेलना चाहते हैं आप उस वेट हिसाब से खेलते हैं। अब मैं जिस वेट के हिसाब से खेला था मुझे उसमें वेट कम भी करना था, अब वेट मुझे अपने आप को रखना भी था। और अच्छा, आपका ज़्यादा वेट था? जी, वेट कम। तो कितना आपने वेट फिर कम किया? और मैंने 2 किलो कम किया वेट। अच्छा, चलिए फिर तो इतना ज़्यादा नहीं था अगर आपने 2 kg कम किया है बेसिकली तो। इसका बॉडी फैट नहीं है, बॉडी फैट नहीं, वही Body जब fat बिल्कुल जब नहीं है। अयान आए थे तो मैं इसमें देख के weight हैरान कम हुई। करना मैंने एक challenge होता है कहा बिल्कुल मैंने ऐसे कहा ही। ये तुम टाइकोंडो चैंपियनशिप जीत के आए, ये तो वाकई उन्होंने धोखा खा लिया होगा। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। बेसिकली ये है कैडेट में आता है, अंडर 14 ना। हाँ। तो ये अच्छा है कि स्पोर्ट्स में एज कैटेगरीज भी होती हैं वेट के साथ साथ, कि आप कैडेट हैं अंडर 14 तो आप उसी में खेलेंगे, और अगर आप अंडर 17 तो फिर आप जूनियर में खेलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 17 प्लस है तो आप सीनियर में खेलते हैं। तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है कि इसके एज ग्रुप अच्छा है, और फिर माशाल्लाह पेरेंट्स के बहुत सपोर्टिव है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि इसको, यानी कि जब हम गए वहाँ पर बेसिकली ये और मैं ही गए थे साथ में। अच्छा। तो पेरेंट्स नहीं थे इसके, सही। पेरेंट्स का फिर फर्स्ट टाइम इसको खुद से दूर करना, हाँ। फिर एक आउट ऑफ कंट्री भेजना, हाँ। और फिर वहाँ जाके 2-3 इवेंट में पार्टिसिपेट करना, वहाँ भी जाके इसको वेट भी काम करना है, ट्रेनिंग भी करनी है। 10 दिन का हमारा वहाँ स्टे था ना। अच्छा अच्छा। तो इस 10 दिन के दौरान वहाँ 2 कंपटीशन थे, 3, और इस दौरान उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। एक कंपटीशन में इसका वेट नीचे करना था, दूसरे में वापस ऊपर करना था। हाँ। तो इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जिसमें इसने दिखाया डिसिप्लिन कि बहुत किया, चाहिए। सही। तो जब आप जीते उसके बाद फिर घर वालों को पता लगा होगा, ज़ाहिर है आपने उनको वैसे ही पता चल गया होगा, लेकिन क्या फिर उनके जज्बात थे? और दूसरा ये कि अभी विजन क्या है, आगे क्या करना है? ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक इंशाल्लाह ओलंपिक आपने लेके आना है। इंस्पिरेशन कौन है आपकी, अयान? मेरे इंस्पिरेशन मेरे एक मतलब मेरे जो क्लब में ही है एक सर हैं, सर हमजा और सर वकार, 2 सर हैं। और पाकिस्तान की नेशनल टीम में हारून तरीन। अच्छा अच्छा, वो आपकी इंस्पिरेशन है। सही। तो अब जो इस तरह का टैलेंट होता है ना, और जो ये इतना अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, इनको बड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये बताएं कि आपको गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट रही, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप इस तरह के इवेंट्स में जा रहे होते हैं? बेसिकली जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हमने खुद की है। अच्छा। जी जी बिल्कुल। और बाकी जो गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, हाँ। वो हमें सपोर्ट करती है। लाइक अच्छा, इस तरह फेडरेशन के support करती है। प्लेटफॉर्म हमें फराम करती हैं हाँ। कि आप जाएं खेलें, पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। हाँ। और इसी तरह और बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, स्पेशली स्पॉन्सर वगैरह सर कुछ नहीं था, लेकिन ये कि सब ने खुद किया, मेहनत की, और पाकिस्तान ताइक्वांडो में प्लेटफॉर्म दिया, और हमें ये एनओसी वगैरह देखी कि आप जाएं खेलें। तो बच्चे को देखा, बच्चे ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल पे इनको रिकमेंड किया कि आप जाएं। सही। तो फिर जाके तो कितनी इसमें मेहनत लगती है, या कितना ज़्यादा आपको पैशन शो करना पड़ता है, स्पेशली जब आप ताइक्वांडो कर रहे हो? तो मिस बेसिकली ये फाइटिंग गेम है, इसमें तो बहुत पैशन चाहिए, डिसिप्लिन बहुत चाहिए। मतलब आपके यहाँ तो ये है कि मतलब ऐसे कि कोई चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी आपने ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। आपको पता है फाइटिंग गेम है। हाँ। अगर आप एक दिन छुट्टी करते हैं तो आप समझ लें कि आप एक दिन आप ट्रेनिंग मिस करते हैं तो आप समझ लें कि आप कम से कम 1 महीने पीछे आ गए। तो इसलिए चाहे आपके इसके कितने ऐसे फैमिली इवेंट हुए इस बीच में, इसकी मदर बीच में नाराज़ भी हुई कि सर वो फैमिली इवेंट है, बच्चा है, जाने अच्छा, दें। हाँ। तो मैंने नहीं जाने दी, नहीं भाई ट्रेनिंग है, जाना है, सही। आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, बच्चे को ट्रेनिंग करने दें। हाँ। तो उसके बावजूद मतलब फैमिली के काफ़ी सारे इवेंट्स ने मिस किए, वो खुद भी किए इसने। अच्छा, यानी फैमिली training इवेंट्स करनी। काफ़ी जी। सारे मिस किए। और ट्रेनिंग तकरीबन डेली, सिर्फ संडे को इसको रेस्ट देते थे। हाँ। सम टाइम तो संडे को भी रेस्ट नहीं था। तो ये कि अच्छा। जी बिल्कुल तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसके डेली ट्रेनिंग। तो उस दौरान इसका डाइट मेंटेन करना, इसको ट्रेनिंग कराना, इसको इंजरी ना हो जाए, इंजरी से बचाना, क्योंकि कंपटीशन करीब है, उस दौरान ट्रेनिंग करके कोई खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, तो बड़ा देख के चलना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तो काबिल अयान हुए। किसी इंडियन से मुकाबला हुआ? नहीं,
नहीं। मेरे वेट बेसिक कैटेगरी इसके वेट में जो इंडियन थे वो पहले ही जो है फाइट में लूज कर चुके थे। अच्छा, अच्छा। ये आगे पहले ही सर- हार चुके हाँ थे। वो जो सही, है हाँ। ये आगे आए। इसकी फाइट हुई नेपाल से हुई है, इसकी फाइट मलेशियन से हुई है, इंडोनेशिया से थे, चाइना से आई थी टीम, हाँ। बहुत जबरदस्त टीम थी। सही। इसकी जो फाइनल फाइट वो चाइना से थी। तो उनके अच्छा। बच्चे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हाँ, हैं। वो उनके तो उसको बहुत, देख के मैं you खुद know, एक्साइटेड हो गया masters of, बच्चे हाँ, ऐसे बिल्कुल taekwondo। बहुत जबरदस्त बच्चे। लेकिन ये सही। माशाल्लाह फाइनल इसने हाँ। गोल्ड हासिल किया फाइनल फाइट जीत के। तो 5 फाइटें इसकी एक कंपटीशन में इसकी 5 फाइटें हुई है, 5 अलग अलग अच्छा। बच्चों से जी। इसके सही। वेट में जो है बेसिकली प्रोफेशनल में खेलता है। एक कंपटीशन होता है बिगिनर्स के लिए जिसमें छोटे बच्चे 3-4 बच्चे होंगे एक ही वेट कैटेगरी में, जी, जी। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है। और एक ऐसा है प्रोफेशनल जिसमें आपके वेट में जितने कंट्री से लोग आए हैं हाँ। तो उनसे आपको खेलना पड़ रहा है। इसके वेट में जो थे वो तकरीबन 19 प्लस बच्चे थे, अच्छा। जिसमें इसकी कम से कम इसके हिस्से में जो फाइट है वो 5 सही। फाइट आई। तो माशाल्लाह ये गोल्ड हुआ है। बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं अयान के वो इवेंट के तमाम तर फुटेजेस, वो आप देख सकते हैं कि अयान जो हैं भाई वाह, इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग जो है जिस तरह से लहराया है, तो क्या बात है जी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के टैलेंट की। अच्छा अयान, क्योंकि अब ये मोमेंट आपको ना हमेशा याद रहेगा। ये मोमेंट कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप इस एज में कोई चीज़ अचीव करते हैं और आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये मोमेंट जो होता है ना हमेशा यादगार मोमेंट रहता है। उस टाइम पर क्या जज्बात है जब आपने ये फ्लैग लिया और इसको आपने ऐसे करके लहराया, क्योंकि ये एक इससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं होता कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कोई मैच जीत रहे हैं और आप अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। मुझे मतलब उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था अपना फाइट जो है हाँ। मतलब एक अलग सी फीलिंग हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, मतलब किस हाँ, तरह वो से उसको- बिल्कुल समझ बहुत नहीं आता ना excited कि थे ना, क्या, बहुत बिल्कुल excited एक एक्साइटमेंट भी समझ नहीं आता कि क्या करें। तो बस वही जैसे मतलब मैं फाइट ख़त्म हुई, मैंने वहीं पे मतलब सजदा किया। उसके बाद जैसे ही मतलब मैं फिर फ्लैग जब मैंने किया तो उसके बाद हाँ, एक अलग सी प्राउड फील हुई ना कि वहाँ बिल्कुल। सब लोगों के सामने पाकिस्तान का सही झंडा उड़। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया अयान हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया Thank you so अयान much. के जो कोच हैं वो भी हमारे शो पर आए। और इस तरह का जो टैलेंट है ना, ये टैलेंट हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के टैलेंट को आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो साइलेंट टैलेंट होता है जो कि बड़ा ज़्यादा शोर मचा के ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा होता है। चले जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई दुनिया में फ़र्स्ट एड के हवाले से ओवरऑल दिन मनाया जा रहा है और किस तरीके से अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से फ़र्स्ट एड दी जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए रेस्क्यू 1122 से हमारे साथ 2 ऑफिसर्स मौजूद हैं। रेहाना यास्मीन जो कि इमरजेंसी ऑफिसर हैं और इंचार्ज हैं मेडिकल ट्रेनिंग विंग की। इसके अलावा आयशा फारूक हमारे साथ हैं जो कि स्टेशन इंचार्ज हैं। इन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आयशा आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि आज के दिन की अहमियत के हवाले से तो ऑब्वियसली हम बात करने ही वाले हैं कि आज का दिन कितना अहम है और लोगों को कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो घर में अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्टेशन ऑफिसर हैं और आपके पास जो कंप्लेन आती है, यानी कि इमरजेंसी कंप्लेन आती है कि ये प्रॉब्लम हो गई या फ़ौरन पहुंच जाए, आग लग गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, उसको आप लोग किस तरह डील आउट करते हैं और रिस्पॉन्स रेट क्या होता है आप लोगों का? थैंक यू सो मच सबा फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, और आप देखते होंगे कि जो हमारी इमरजेंसीज़ हमारे पास रिपोर्ट होती हैं सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में, वो फायर इमरजेंसीज़ होती हैं, बिल्डिंग कोलैप्स की इमरजेंसीज़ होती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, ड्राउनिंग केसेस के ऊपर इमरजेंसीज़ आती हैं। तो रेस्क्यू 1122 का इदारा फ़ाल तौर पे काम करता है और आप देख भी चुकी होंगी टेलीविजन पे काफ़ी सारे जो है आग लगने के वाक़यात कराची शहर में रुनुमा होते हैं और वहाँ पे रेस्क्यू 1122 बर वक्त रिस्पॉन्स करता है। और जहाँ तक बात है, क्योंकि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास है तो शहर भर की इमरजेंसीज़ यहाँ पे ही रिपोर्ट होती हैं। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी रिपोर्ट होती है तो हमारे जो कॉल ऑपरेटर्स हैं जो कि ट्रेन हैं, वेल ट्रेन हैं, वो देन देयर जो है मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं फर्दर हॉस्पिटल ले जाने तक, और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम जो है उनको असिस्ट करते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। सही। अच्छा जी, रेहाना भी हमारे साथ है। रेहाना, बहुत शुक्रिया आप शो पर आई, और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जितना अजीम काम कर रहे हैं ना, इसके बारे में आप जितना जानते जाएंगे ना उतना ही आप इन लोगों के फ़ैन हो जाएंगे कि ये कितनी मुसीबतों में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि फ़र्स्ट एड के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो ज़रा बताइएगा कि ये किस तरह से फ़र्स्ट एड देनी चाहिए, और जब किसी की सांस रुक जाए, कोई बेहोश हो जाए
किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाए या किसी सिचुएशन में किसी के घर में धुआं भर जाने की सूरत में वो बेहोश हो जाए, तो किस तरह से जो है उसकी मदद की जा सकती है? थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, इस वक्त जो है पूरी आज के दिन जो हम वर्ल्ड फर्स्ट डे जो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मिलना, बर वक्त मिलना जी। और यानी कि कोई भी शख्स, किसी हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, और कोई भी शख्स जो ज़ख्मी हो रहा है उसको उस टाइम जो दस्तियाब शुदा सहूलत है वो मैसर होनी चाहिए। अब ऐसा है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, जिसके अंदर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कार्डिक अरेस्ट, यानी कि जैसे कि दिल का अचानक बंद हो जाना। तो हर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पता होना चाहिए कि अगर दिल बंद हो जाता है तो किस तरह उसने उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी है कि उसकी जान बच सके। क्योंकि कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है, पहले तो उसका जानना ज़रूरी है कि आपको पता कैसे चलेगा कि विक्टिम कार्डिक अरेस्ट है। तो कार्डिक अरेस्ट में ये होता है कि विक्टिम आपका बिल्कुल बेहोश मिलेगा आपको, और अगर आप उसकी ब्रीदिंग को असेस करेंगे तो ब्रीदिंग भी आपको नहीं मिलेगी, और अगर आप पल्स चेक करेंगे तो आपको उसकी नब्ज़ भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे विक्टिम को हम कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, और फ़ौरन से इसका किया जाता है CPR। C का मतलब कार्डियो, मतलब हार्ट, P का मतलब पल्मोनरी मतलब लंग, और R का मतलब रिससिटेशन। यानी कि जब ये चीज़ें बंद हो जाती है तो दोबारा फाल करने के अमल को CPR कहा जाता है। अब ऐसा है कि अगर आपको कोई विक्टिम कार्डिक अरेस्ट का मिल रहा है और अगर आपने उसका फ़ौरन से CPR स्टार्ट नहीं किया, अगर 1 मिनट गुजर जाता है तो उसके ज़िंदगी के 10% चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आप 10 मिनट तक CPR नहीं करते तो उसके ज़िंदगी के चांसेस 0% हो जाते हैं। 10 मिनट तक अगर CPR ना करें तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और चांसेस जो हैं वो 0% जी। अगर आप देखें तो ब्रेन डेथ आपकी 4 से 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाती है। होता ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कार्डिक अरेस्ट के बारे में, और अगर किसी को अवेयरनेस है तो उसको पता होना चाहिए कि हाई क्वालिटी CPR कैसे परफॉर्म करना है। तो लोग रिकॉग्नाइज करने में ही देर कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करने में देर कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक जो है वो कैसे आया। आप हमें करके दिखाएं CPR किस तरीके से। तो इससे पहले के 2-3 चीज़ें हैं, कुछ चेन ऑफ सर्वाइवल के लिंक्स है। सबसे पहले उस शख्स को पता होना चाहिए, जो आंखों के सामने जो भी कोई शख्स बेहोश हुआ है, तो सबसे पहला काम जब भी आप किसी की मदद के लिए जाएं, आपने सीन को वेरीफाई करना है, यानी कि सेफ्टी को इंश्योर करना है। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी चेक करेंगे, क्योंकि आप जब खुद सेफ होंगे तो किसी दूसरे को सेफ कर पाएंगे। सबसे पहला रूल, किसी की भी मदद करनी, चाहे आप आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो आपने किसी भी तरह की मदद करनी है, सबसे पहला काम सेफ्टी को इंश्योर करें। सीन को वेरीफाई करने के बाद जो शख्स आपकी आंखों के सामने बेहोश हुआ है, तो आपने उसकी 3 चीज़ें चेक करनी है, रिस्पॉन्स, पल्स एंड ब्रीदिंग। मैं यहाँ के डेमो दे देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। सीन को वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, सीन को वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसका रिस्पांस चेक करना है। तो रिस्पांस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, विक्टिम के दोनों शोल्डर को टैप करते हैं। हेलो, आर यू ओके, आर यू ओके। अगर भाई साहब आप मुझे सुन सकते हैं, अगर उसने आपको जवाब दे दिया तो देखिएगा कि वो क्यों बेहोश हुआ था। अगर उसने आपको जवाब नहीं दिया तो आपके इमरजेंसी वाले रिफ्लेक्सेस फ़ौरन एक्टिवेट हो जाने चाहिए कि ये कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। तो फ़ौरन से आप किसी को मदद के लिए बुला लें और रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल कर दें। उसी दौरान आप फ़ौरन से उसकी चेक करें पल्स एंड ब्रीदिंग। अगर आप ट्रेन हैं और अगर आप पल्स चेक कर सकते हैं तो आप पल्स चेक कर लें, वरना आप बंदा बेहोश है और सांस नहीं चल रही, आप तब भी CPR स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर सांस का अमल चेक करने के लिए आपने विक्टिम के करीब जाना है, आपने देखना है कि उसका सीना, जो उसका चेस्ट फॉल एंड रेस हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, दैट मीन ब्रीदिंग एब्सेंट है। और मीन वाइल ही आपने उसकी चेक करनी है पल्स। अब पल्स कैसे चेक की जाती है, आपने 2 उंगलियां रखी, आपने रखनी है सांस की नाली ट्रैकिया पे, फिर इसके बाद 2 इंचेस अवे ग्रूव में चले जाएं। ये कैरोटिड पल्स आपके राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। आइडियली आपने क्या करना है, जो आपके करीब है आप वहाँ उस कैरोटिड पल्स को चेक कर लें। 5 से 10 सेकंड के अंदर आपने ये पल्स और ब्रीदिंग को चेक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। उसके फ़ौरन बाद आपने CPR स्टार्ट कर देना है। अब CPR करने के लिए इनके कंप्रेशन किस तरह परफॉर्म करना है, 4 से 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने अपने हाथों की पोजीशन देखनी है, क्योंकि आपने जो कंप्रेस करना है सेंटर ऑफ द चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ द चेस्ट है, उसके लिए आपने क्या करना है, सांस की नाली ट्रैकिया से एक लाइन लगाएं और निप्पल लाइन से एक लाइन लगाएं। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मर्ज हो रही हैं, ये आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट है। तो सबसे पहले आप रखें अपने डोमिनेंट हैंड को, अपने डोमिनेंट हैंड की हील को आप रखेंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट पर। इसके ऊपर आप रखेंगे दूसरा हाथ, इंटरलॉक फिंगर, एल्बो स्ट्रेट, और आपके शोल्डर पूरे हाथों के ऊपर आने चाहिए। और आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये तो हो गई हैंड प्लेसमेंट। और उसके बाद आपने देखना है कि कितना कंप्रेस करना है बॉडी को। तो अडल्ट के अंदर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक आप कंप्रेस करेंगे। 5 सेंटीमीटर आपके 2 इंचेस के इक्वल हैं।
और उसके बाद तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपने रफ्तार क्या चलानी है। 1 मिनट के अंदर जो आपने कंप्रेशन करने हैं वो 100 से 120 के दरमियान करने हैं। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आपने डीकंप्रेस भी करना है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं ब्लड निकला ऑर्गन और ब्रेन तक गया, और जब आप बॉडी को यानी कि बॉडी को रिकॉइल होने देते हैं तो क्या होता है कि आपका हार्ट रीफिल होता है डीऑक्सीजन ब्लड के साथ। सही, बिल्कुल। तो और इंटरप्शन कम से कम होनी चाहिए। अब मैं जस्ट आपको 30 कंप्रेशन परफॉर्म करके दिखाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा, 30 कंप्रेशन के बाद आपने क्या करना है, अगर आप 2 ब्रेथ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, या फिर ये अमल आप कंटिन्यू जारी रखें। अच्छा, मतलब अच्छा, अगर ये कंटिन्यू करना है तो ये कितनी, मतलब किस सिचुएशन में कंटिन्यू कर सकते हैं? देखें, आपने क्या करना, विक्टिम ने रिस्पांस नहीं दिया, आपने ये अमल करते रहना है। एटलीस्ट 2 मिनट तक करें, उसके बाद दोबारा आप रिस्पांस चेक करें कि उसकी पल्स तो नहीं आ गई, वो सांस तो नहीं ले रहा। लेकिन नहीं ले रहा तो आपने CPR कंटिन्यू रखना है। फिर CPR कंटिन्यू रखना ही है। मतलब अच्छा, वैसे तो देखने में तो ये जो इन्होंने मेरे सामने किया है रेहाना ने ना, ये बड़ा मुझे लगा कि आसान है, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल। मुझे मतलब जब आप कर रही थी इसको तो लगा कि ये मुश्किल है। बाकी इसको सीखने में कितने दिन लगते हैं रेहाना? अच्छा, इसको बताऊं सर, सीखने में बिल्कुल टाइम लगता है। अभी आपने देखा है मुझे, आप भी इसको परफॉर्म कर सकती हैं। अब जब हमारे सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम में कॉल आती है और अगर वो हमें इस तरह की हिस्ट्री देखते हैं कि विक्टिम हमारा बेहोश और सांस नहीं ले रहा, तो हम उनसे तो टेलीफोनिक CPR भी करवाते हैं, उस शख्स से जिसने कभी ट्रेनिंग भी चले नहीं आप, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे जो है ना वो किसी को CPR देना है तो कैसे पॉसिबल है कि मैं CPR दे सकती हूँ? तो आप मुझे गाइड करती जाए। ओके फाइन। तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह जो है वो इमरजेंसी में मुब्तला किसी शख्स को CPR दे सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। आपने क्या करना है, आप पहले आपका जो डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को रखें सेंटर ऑफ द चेस्ट पर। जी, ये मैंने रखा। ठीक है, और ये निपल लाइन लगा ले पहले, ताकि आपको पता चल जाए आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट है। अच्छा, आपको खड़े होना पड़ेगा ताकि, क्योंकि आपको एक फोर्स अचीव करनी है ना। अच्छा, डेप्थ से करनी। हाँ, फर्स्ट हैंड जो आपका डोमिनेंट है वो यहाँ पर रखें, ये ऐसे करके ऊपर अगर हम उठा लें तो वो फिर आप डेप्थ, क्योंकि फ्लैट सरफेस का होना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, ये आपने हील रख दी यहाँ पर। जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी हील, उसके ऊपर रखें दूसरा हाथ। ये मैंने दूसरा हाथ रखा। इंटरलॉक फिंगर। हाँ, एल्बो आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, हाँ, स्ट्रेट होने चाहिए। और ये शोल्डर में जो आपके बिल्कुल हाथों के ऊपर आए। ओके, तो अब ताकि बॉडी वेट ऊपर आएगा। हाँ हाँ, अभी आपके ना एल्बो जो है ना बेंड होने, तो ये बिल्कुल सीधे ऊपर आने चाहिए। ये इसकी करेक्ट पोजीशन है। अच्छा, ये तो मुझसे नहीं हो जाएगा, आप ऊपर आ जाएगा, ऊपर आए, इसके बगल के खड़ा होना पड़ेगा आपको, बैठ के नहीं होगा, खड़े होकर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 कंप्रेशन कर दें बस। ठीक है, ये रखें यहाँ पर, इंटरलॉक फिंगर करें, एल्बो स्ट्रेट करें, और इतना आपने डेप्थ अचीव करनी है। तो अब आप कंप्रेस करें इसको, जाएं डेप्थ में। जी, हाँ जी, जाएं। 1 और चाहें थोड़ा और कंप्रेस करें। 1, ठीक है, 2 3 4 और उंगलियों को आपस में मिला लें। ठीक है, ये मिला लें। हाँ जी। तो ये अमल कोई भी कर सकता है और किसी की जान बचा सकता है। ओके जी, ये बिल्कुल ये इसकी डेप्थ में करना है। जी जी, क्योंकि आप डेप्थ ये जो रिब केज बना हुआ है, ठीक है, ताकि हार्ट कंप्रेस होगा, उसमें से ब्लड निकलेगा, एक फोर्स जनरेट होगी उसके अंदर। ओके 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 ओके। तो भाई ये, हाँ नहीं, इट्स इजी, लेकिन ये है कि अगर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किसी के औसान ठीक रहे, मतलब कोई अपने सेंसेस में रहे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अच्छा, ये फ़ोन पर आप लोग गाइड कर रहे होते हैं? हाँ, हमने टेलीफोनिक CPR करके भी काफ़ी लाइफ सेव की हैं, यानी कि ऐसे शख्सों को कराया जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा CPR। अच्छा, क्योंकि ये गोल्डन मिनट के अंदर ही परफॉर्म होने वाली टेक्निक है। और जब तक आपके पास वो सर्विस आ रही है, आपको कुछ ना कुछ तो उसको बदाई तिब्बी इमदाद देनी है, जिसका आज हम डे सेलिब्रेट करें, ताकि आप किसी की लाइफ सेव कर सकें। और इसके लिए कोई मेडिकल गैजेट भी नहीं चाहिए, और आपके हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। सही भाई, इसके लिए कोई मेडिकल गैजेट नहीं चाहिए, और आपको ये CPR आनी चाहिए। जब आप ये CPR करना सीख जाते हैं तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, न सिर्फ अपने घर में बल्कि कहीं भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो शो में हम वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो आज आपको ये भी बताते हैं कि जो फर्स्ट एड किट है कि उसके अंदर, इस किट के अंदर क्या क्या कुछ होता है, और ये फर्स्ट एड बॉक्स है पूरा। और मैं रेहाना और आयशा से पूछना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या कुछ होता है और किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ज़रा हमें बताएं। अच्छा देखिए, ये ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स है कि आप खुद भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास बेसिक चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आयशा आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या होना चाहिए। एक नॉन मेडिकल पर्सन को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या वो चीज़ें रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। देखिए, आज जैसे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दिन मनाया जा रहा है, अब घरों में जो है
है बच्चों को चोट भी लग जाती है और कभी आपको ये कि बुखार हो रहा है और ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास एक ले पर्सन किसी भी बॉक्स में भी जो है वो अपना फर्स्ट एड किट बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो बाकायदा बॉक्स ले, आपके पास कोई जो भी है स्फेयर बॉक्स है उसके अंदर भी आप अपना फर्स्ट एड लिखकर उसमें ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आपके पास बैंडेजेस होनी चाहिए, कोई चोट लग जाए तो आप फ़ौरन से कॉटन बैंडेज होती है, क्रेप बैंडेज होती है। इसके अलावा जो है आप पैनाडोल रख सकते हैं इसमें। जी हम आपको दिखा सकते हैं, आप अगर चाहें तो हमें बताएं कि इस बॉक्स के अंदर जो है ये फर्स्ट एड किट के अंदर बॉक्स के अंदर क्या होता है जनाब। सो आयशा इज गोइंग टू डू दैट। और जी ये देखें क्या, यहाँ देखें आप हमारी चीज़ें देखें कि इसमें हमारे पास जो मौजूद हैं, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो क्रेप बैंडेजेस मौजूद हैं, हमारे पास ग्लव्स मौजूद हैं और इसके अंदर हम मज़ीद खोलेंगे तो आप देखेंगी हमारे पास जो है थर्मामीटर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास पायोडीन मौजूद है और ऊपर आप देखें तो पॉलीफेक्स है, छोटी मोटी खराशें लग जाती हैं जिसके उस पर हम जो है पॉलीफेक्स लगा सकते हैं। अल्कोहल पैड हैं, अगर आप इससे जो है पहले ही एंटीसेप्टिक जो हो जाता है, सेप्टिक ना फैले, इसके लिए हम अल्कोहल पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेशक खोल के दिखा दें, नो इश्यूज। ये आप ये वाला खोल ये देखें, ये देखें हमारे पास सनी प्लस इसमें मौजूद है, पॉलीफेक्स मौजूद है और इसके अलावा आप देखें जो मेडिसिन आप रख सकते हैं और जो कि आप पैनाडोल है, अगर आपको बुखार हो जाए तो आप खा सकते हैं, एस्प्रिन रख सकते हैं। बाकी आपने डॉक्टर की हिदायत के बाद ही मेडिसिन लेनी है। ये एज अ फर्स्ट लाइक ले पर्सन जो दवाएं हम खा सकते हैं। एस्प्रिन किस लिए रखी हुई है? एस्प्रिन जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए मैं आप बात एस्प्रिन देखिए, किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट अटैक की कंप्लेंट के ऊपर पहले तो आप रिकॉग्नाइज करें इसको हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट ये रख दें, ठीक है। हार्ट अटैक के अंदर आप जो मेडिसिन दे सकते हैं ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो एस्प्रिन है, 300 मिलीग्राम आती है, आप उसको बोलें जुबान के नीचे रख लें, लेकिन देने से पहले पूछ लें कहीं इसको एस्प्रिन से एलर्जी तो नहीं है। ये क्या करेगी, ब्लड को थिन भी करेगी और पेन को रिलीफ भी करेगी ताकि हॉस्पिटल जाते जाते उसको कोई इब्दाई तिब्बी इमदाद मिल जाए। ये इसमें आप लोगों ने क्या चीजें रखी हुई हैं? ये यहाँ पर इसमें पेन किलर नॉस्पा मेडिसिन रखी है, लेकिन ये भी आप जब रखेंगे जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। मेन इसके अंदर हमने ब्लीडिंग कंट्रोल की बैंडेजेस का सामान रखा है क्योंकि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से भी हम बात हो जाती है, तो आपके पास इस तरह की बैंडेजेस वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, और ये है पॉकेट मास्क। इसमें यह था कि अगर आपने 30 कंप्रेशन देने हैं तो 30 कंप्रेशन देने के बाद आपने पॉकेट मास्क से आप ब्रेथ दे सकते हैं, ये उसके लिए रखा हुआ था। अच्छा, तो इसका भी मैं आपको डेमो दे देती हूँ। बिल्कुल, आप इसका डेमो दे दें। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, अगर 30 कंप्रेशन के बाद अगर आपने 2 ब्रेथ देने हैं, ठीक है, 2 ब्रेथ देने हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ कार्डिक अरेस्ट तो होता ही आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है जहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा ले पर्सन ही मिलेगा, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो आपके पास कोई बैरियर डिवाइस भी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है। तो आपने नोज को करना है पिंच, अपने लिप और विक्टिम के लिप के दरमियान सील बना लेंगे और जेंटली ब्लो करेंगे। जैसे ही आप ब्लो करेंगे विजिबल चेस्ट रेस होगा। अगर चेस्ट रेस हो रहा है तो उसका मतलब है आपकी टेक्निक ठीक है। 1 ब्रेथ दें और 1 सेकंड पॉज और सेकंड ब्रेथ। और हमने यहाँ पे फर्स्ट एड के बॉक्स में ये पॉकेट मास्क रखा है, इसको आप भी रख सकते हैं। इसको रखने का तरीका यही है कि इसको जो नैरो वाला पार्ट है ये आपके जाएगा ब्रिज ऑफ दी नोज पर, बाकी पार्ट चिन पे आया। इस पे आपने क्या करना है, एक हाथ से सी बना लिया, सी को किया कंप्रेस, दूसरे हाथ के थंब से आपने पॉकेट मास्क के रिमेनिंग पार्ट को होल्ड कर लिया। अब एयर कहीं से भी लीक नहीं होगी। आपने किया हेड चिन लिफ्ट और उसके बाद आपने ब्लो करना है 1 ब्रेथ और 2 ब्रेथ, उसके बाद रिज्यूम कंप्रेशन। अगर आप 10 सेकंड के अंदर 2 ब्रेथ दे सकते हैं तो ठीक है, उसके बाद आपने कंप्रेशन लाजमी रिज्यूम कराना है क्योंकि कंप्रेशन करते वक्त इंटरप्शन आपकी लेस देन 10 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। सही, और अगर किसी की पल्स चल रही है और उसको सांस में मसला हो रहा है तो भी आप इस पॉकेट मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो ये भाई ज़बरदस्त जो है ना, वन आप माउथ टू माउथ फर्स्ट एड के तरीके पता लगे कि किस तरीके से CPR होता है और ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसमें क्या कुछ होता है, और इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने घर में भी, जिस तरह भी आयशा बता रही थी ना कि छोटा सा बॉक्स लेके भी आप उसमें चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा आयशा, घरों में यूजुअली क्या होता है, स्टेथोस्कोप्स होते हैं, यूजुअली घरों में ऑक्सीमीटर होगा या फिर BP चेक करने के लिए चीज़ें होती हैं, बट ऐसी क्या चीज़ जो लोग लाजमी रखें फर्स्ट एड के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ होती है? आप देखिए, बैंडेज लाजमी होनी चाहिए क्योंकि उस टाइम क्या होता है, खून निकल रहा है, कोई चोट लग गई है और एक ना स्प्रिंट बने होते हैं इस तरह की हार्ड चीज़ आप बना ले, कोई फ्रैक्चर हो जाए ना तो ये फ्रैक्चर के नीचे रख के हम उसको इमोबिलाइज करके बैंडेज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट आप उसे रफरा तफरी बचाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, खून ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है, ये बैंडेज होंगी, ये स्टरलाइज होती हैं। वरना अगर आप रोड साइड पे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपने क्या करना है कि जो विक्टिम है उसकी आप शर्ट को टियर कर लें, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा ब्लीडिंग की सूरत में तो आप
अपने हाथ से भी डायरेक्ट प्रेशर देके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रेशर देके कंट्रोल क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा, आपने क्या करना क्या है, जो चीज़ आपको अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हुए आपने उस शख्स की जान बचानी है। यूज़ करते हुए उस शख्स की जान बचानी है। दिस इज़ रियली ग्रेट कि आप देखें कि ये एक कितना ज़बरदस्त बड़ा काम है, इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ा काम है जिसमें आप किसी शख्स की जान बचा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये हम सबको ही आना चाहिए, ये सबको ही सीखना चाहिए कि सडन अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं किसी और जगह पर आप मौजूद हैं, वहाँ किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से CPR दिया जाए। अच्छा, जो दिल बंद हो जाता है अचानक सडन, कहते हैं कि जी अभी जिस तरह से आयशा जिक्र कर रही थी कि एक टीचर की भी वीडियो आई थी, कॉजेज़ तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अचानक क्या करना चाहिए? ऐसे देखिए, अब बंदे ने कंफ्यूज नहीं होना, उसको रिकॉग्नाइज कर ले, बंदा बेहोश हुआ है, सांस रुका है, उसका दिल ही लोग बंद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते ना, यही तो हाँ एक जी, तो प्रॉब्लम इसी में है। डिले उस कर टाइम देते हैं। टेंशन में ये समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है, BP लो हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है, और फिर डर भी रहे होते हैं कि पता नहीं कोई किसी की कोई, ज्यादातर जो ख्याल होता है ना वो ये होता है कि कोई पसली शसली ना टूट जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। ये जनरल लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो डर भी रहे होते हैं। हाँ, जी, तो इसीलिए हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी, फौरन जाएं, रिस्पॉन्स चेक करें, और ब्रीदिंग नहीं है तो आप 112 पे कॉल करने के बाद CPR स्टार्ट कर दें। सही, यही चीज़ है, आपने रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करने में देर नहीं करनी, एमरजेंसी सर्विस को कॉल करने में आपने देर नहीं करनी, और CPR स्टार्ट करने में देर नहीं करनी। जितनी जल्दी आप उसका CPR स्टार्ट कर देंगे, उसकी ज़िंदगी के चांसेस 2 गुना बढ़ जाएंगे। और कार्डिक अरेस्ट तो एज भी नहीं देख रहा, बड़ों में भी हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। अब बच्चों में करने के लिए आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, अपने फिंगर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो बाकी स्टेप तमाम सेम है इसके, उसमें आपने क्या करेंगे, 2 फिंगर रखेंगे जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन। जी जी जी, ठीक है, ये निप्पल लाइन आपने लगा ली, जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन आप 2 फिंगर से कर लें या फिर 2 थंब सर्कलिंग से कर लें। ओके, और इसमें जो आप डेप्थ अचीव करेंगे वो 4 सेंटीमीटर करेंगे, और रफ्तार इसमें भी जो है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 के दरमियान आपने सीना दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 30 कंप्रेशन के बाद इसमें भी आप 2 ब्रेथ दे दें या कंटिन्यू CPR जारी रखें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका एब्डोमेन विजिबल है, और अगर आपके पास एडिशनल हेल्प है तो आप उसको कहें कि उसके जो है एब्डोमेन को लेफ्ट साइड की तरफ दबा दे, ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जा सके, अगर एडिशनल हेल्प है। वरना प्रेग्नेंट लेडी को भी आप ही फ्लैट सरफेस पे लेटाकर CPR करेंगे। CPR करेंगे, चलिए क्योंकि वहाँ पे 2 लाइफ स्टेक पे होती हैं, एक बच्चा और एक मदर। सही। आयशा भी हमारे साथ हैं। आयशा, आप इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगी आज लोगों को, क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो आप ट्रॉमेटिक होने के बजाय बल्कि अपने रिफ्लेक्सेस को एक्टिव रखें। सबसे पहले इमरजेंसी नंबर डायल कीजिए जो कि है 1122, और इसके बाद जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है, और अगर आपको CPR देना है पेशेंट को तो वो आप फ़ौरन से जो है उसको डिलीवर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ अगर किसी की जान बचा सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बना के रखें कि देन दियर अगर कोई भी किसी को उनके घर में कोई जो है इंजरी हो जाती है तो वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप वहाँ ख़ुद मौजूद हों और आप उनको जो है रिलीफ दे सकें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे शो पर आई, रेहाना हमारे शो पर आई, और आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये बड़ा अजीम काम है कि किसी की आप जान बचा लें। और अगर आप ये तमाम तर चीज़ें खुद सीख लेते हैं, अभी मैं भी ब्रेक में जो है पूछूंगी मज़ीद आयशा और रेहाना से कि भाई इसको किस तरह से करते हैं, और ये प्रोसेस देखने में भी बहुत आसान है। जब मैंने किया मुझे बहुत आसान लगा। ये घर में हर कोई सीख सकता है, और कम से कम घर में 2 लोगों को CPR करना आना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए एक और है सरप्राइज, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई कितना ज़रूरी है शादियों में दूल्हा का भी अच्छा लगना, और अब तो इस हवाले से बड़े बड़े सलून्स जो हैं वो भी खुल गए हैं। ग्रूमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा टिप्स दी जाती हैं। जिस तरह ब्राइड तैयार हो रही होती है ना, उसी तरह ग्रूम को भी तैयार किया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह जो है वो ग्रूम रेडी किया जाता है, उस हवाले से बात करते हैं। आमना हमारे साथ है, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कि आजकल जो बिल्कुल एक ट्रेंड है, मतलब ग्रूम रेडी करने का, वो क्या है? ग्रूम को क्या पहनना चाहिए, यानी दूल्हा को शादी में क्या पहनना चाहिए, मौसम के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, फैशन के हिसाब से उसको किस तरह रेडी होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो ग्रूम है, क्योंकि वाइफ या ब्राइड जो होती है
वो इतनी ज़्यादा हमने तैयार की होती है, तो ग्रूम को भी मेरा ख्याल है उसके इक्वल तो आना चाहिए ना। सबसे पहले तो बात ये है, ताकि ये ना हो कि ब्राइड ही इज स्टीलिंग द शो और ग्रूम बेचारा ऐसे ही मजलूम सा वहाँ लग रहा है। सो आजकल लोगों को ये अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें भी अच्छा लगना है। सो आई फील कि जब भी हमारे पास ग्रूम्स आते हैं, हम उनको 1 मंथ का टाइम देते हैं कि आके ज़रा अपनी स्किन पे थोड़ा काम करें। कुछ लोगों के ब्लैक हेड्स होते हैं, लड़के जैसे बिल्कुल आपको पता है फेशियल नहीं कराते, अपना ख्याल नहीं रखते, मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराते। बट जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है कि जो लड़के हैं वो अपनी टेक केयर कर रहे हैं। इवन लेज़र भी करा लेते हैं, वैक्सिंग भी करा लेते हैं। ऑल्दो हमें खुद पता है कि वैक्सिंग कितनी पेनफुल होती है, बट मुझे तो अच्छा लगता है कि अब लड़के भी अपना ख्याल रखें, लड़के भी अपना ख्याल रखें, और ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आपके पास आता है ग्रूम इसलिए कि भाई ठीक है आमना मेरी शादी होने जा रही है और मुझे एक बहुत अच्छा सा ड्रेस के साथ पूरा मेकओवर चाहिए, बिल्कुल, और मैं दुल्हन की तरह, दुल्हन से ज़्यादा अच्छा लगूं और उतना ही चमकदार लगूं और उतना ही गोरा लगूं, तो फिर आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं? कितने दिन पहले आप उसकी तैयारी शुरू कर देती हैं? हम लोग तो कोशिश करते हैं कि 1 मंथ में उनके अपॉइंटमेंट्स कुछ सेट करें, एटलीस्ट उनके 1 to 2 फेशियल्स हों ताकि हम उनकी स्किन पे काम कर सकें। जो इतने साल से फेशियल जिन्होंने नहीं कराया होता, तो क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम का जो फेशियल है, वो जो स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद है वो तो एक दफ़ा बाहर आता है। जैसे यूजुअली शायद आपने सुना हो कि फेशियल करा के मुझे तो दाने हो गए, ये हो गया, कभी आपने सुना होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अरसे से अपनी स्किन का ख्याल नहीं किया। तो जो आपकी स्किन के अंदर गंद बस चुका था उसको सरफेस पे तो आना है। तो 2 फेशियल्स तो होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, उनकी स्किन टोन्स देखते हैं, अगर उनको डर्मेटोलॉजिस्ट वाली नीड है तो हमारे पास वो भी इन हाउस होती हैं। फिर हम उनके वो ट्रीटमेंट करते हैं। या मुझे याद है कि एक दफ़ा एक ग्रूम आए थे, उनके सर पे बाल नहीं थे, ठीक है, तो वो ही वाज ओनली 28, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो इस बात पे कॉन्शियस होंगे कि जी जो मेरे जो बाल हैं उनका क्या किया जा सकता है, क्या होगा। तो हमने उनके लिए ट्रीटमेंट किया स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, वो भी पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन हु डज इट। और वो बेसिकली क्या होता है कि हम हेयर लाइन और पूरे हेड पे जैसे शेव्ड हेड होता है ना, हम वो लुक क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, कि ना सिर्फ आपकी सर के ऊपर की स्किन चमकती रहे, खुला मैदान हो, तो वहाँ पर शेव की तरह हम लोग वो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट दे गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई सर अब हमारा गंजा नहीं है, कुछ ना कुछ तो पैटर्न नज़र आ रहा है। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस ग्रूम को रेडी किया। ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने हमारे साथ अपनी पिक्चर्स शेयर की। और उसके अलावा कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैनिक्योर पेडिक्योर भी 2 टाइम्स करवाएं ताकि अच्छे से ना हम सारा ग्रूम को साफ रखें। और फेशियल मतलब बेसिकली फेशियल एंड मैनिक्योर पेडिक्योर, और फिर हेयर कट उनके फेस कट के हिसाब से, उनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से कि क्या होना चाहिए, कैसा इनकी हेयर को हम बना सकते हैं, या अगर किसी को हेयर डाई की ज़रूरत है बिल्कुल हेयर डाई की ज़रूरत है तो वो करवा लें। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये बात लगी कि आपने कहा कि हेयर पिगमेंटेशन आप ही करती हैं। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होता है आमना? इट कैन टेक अप टू 2 days। अच्छा, इट कैन टेक अप टू 2 days, और वो 8 आवर्स की सिटिंग होती है जिसमें मेरी भी कमर टूट जाती है। सो आई ऑल्सो टेक माई ब्रेक्स, सही, बिकॉज देखिए हर जो मेल है उनका हेड साइज इज डिफरेंट। सही, तो कोई छोटे अगर हाइट का है तो उनका हेड साइज छोटा, तो कोई लंबा आ जाता है, भाई 3 दिन भी लग जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिसाइज प्रोसीजर। सही, मतलब आई थिंक आई क्रिएट मे बी ओवर 100,000 डॉट्स ऑन देयर हेड। ओके, आई विश आई कुड शो यू। लेकिन नहीं, फिर कभी हम आमना से जो है वो पूछेंगे इस बारे में कि हेयर पिगमेंटेशन जो है ये इतना लेंदी लंबा प्रोसेस है, तो इसकी क्या रीजन है और कौन लोग, ये ज्यादातर लोग करवाने आते हैं? इवन विमेन के लिए भी है। जिनकी जैसे हेयर लाइन पीछे हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, और टॉपिक लगा लगा के लोग थक जाते हैं। सो ये एक सेमी परमानेंट प्रोसीजर है, 3 to 5 years रहता है। और आपकी जो स्किन नजर आती है ना, हेयर थिनिंग बेसिकली क्या है, आपकी स्कैल्प ज्यादा शो हो रही है और आपका बाल कम है, तो हम उस स्कैल्प के ऊपर कलरिंग कर देते हैं। अच्छा, वो जब कलरिंग हो जाती है तो फिर थिकनेस, ऐसे लगता है कि थिकनेस है। और कुछ लोग आते हैं वो अपनी हेयर लाइन भी बनवाते हैं। अभी जैसे मैंने सेंटर पार्टिंग की हुई, तो कुछ लोगों की तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती हेयर लाइन,
मतलब मुझे लगता है कि नहीं हेयर लाइन है, चलिए ठीक है, बहुत कम लोगों पे सूट करती है हेयर लाइन ना, या तो बहुत पतली सी हो तो ठीक है, पर कुछ लोगों की ज्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत ब्रॉडर होती है हेयर लाइन और फिर वो बहुत बुरी भी लग रही होती है। और पता है वो इस चक्कर में कि जी ये लगे कि नेचुरल है, बात ये नहीं होती। बात ये कि अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, अगर हेयर लाइन सूट कर रही है तो ज़रूर आप हेयर लाइन रखें, नहीं सूट कर रही तो आप ना रखें। चलिए जी, अभी शो में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहाँ पर हमारे साथ एक ग्रूम भी मौजूद होंगे जिनकी ग्रूमिंग के लिए आमना यहाँ पर मौजूद है और वो आपको बताएंगी कि दूल्हा कैसे तैयार किया जाता है, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, यहाँ पर ग्रूम मौजूद है अभी जिनकी ग्रूमिंग होने जा रही है और दूल्हा कैसे बनते, दूल्हा बनने से पहले जो है कौन सी क्लिनजिंग की जाती है और क्या क्या लवाजमात होते हैं ये जानते हैं आमना से। जी आमना, बताएं जरा और दिखाएं। मैं थोड़ी मजे की बात करूंगी, दूल्हा बनने से पहले वो थोड़े से इंसान बन जाए। भाई इंसान बन जाओ तो क्योंकि अब वो फंसने वाले हैं बहुत लंबा। तो सबसे पहले तो हमने इनकी क्लेंजिंग ऑलरेडी कर ली है क्योंकि शो पे टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है। अब स्किन को प्रिपेयर करेंगे थ्रू मॉइस्चराइजिंग। इनकी स्किन काफी अच्छी है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतना कलर करेक्टर हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर डार्क सर्कल्स। सही और थोड़ी सी इनकी ट्रिमिंग हो रही है अभी बियर्ड की, और इसके अलावा हल्का हल्का भी हम इनको मेकअप कर देंगे जो कि जरा ज्यादा शो नहीं होगा बट पिक्चर्स में अच्छा लगेगा ब्राइड के साथ। जरा क्लोज करके दिखाएं भाई। स्टार्ट हो गया प्रोसेस यहाँ पर, अभी ये सारी चीजें सेटल हो रही हैं इनकी। अच्छा जी, अब ये अच्छा क्लिनजिंग आपने बताई जी, फिर वो बहुत जरूरी है क्योंकि स्किन को हमने प्रिपेयर करना है। सही, फिर उसके बाद क्या करना है क्लिनजिंग के बाद? मॉइस्चराइजर हम अच्छे से लगाएंगे क्योंकि देखिए इतने घंटे वो बैठेंगे, बेस है, क्रैक ना हो जाए बेस, तो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड होना चाहिए। हाइड्रेटेड भाई ये देखें जी, दूल्हा बनने से पहले जो चीज़ें होती है ना सारी उसकी सर्विसेज वगैरह वो आज आमना आपको बता रही है कि क्लिनजिंग हो गई। अच्छा, क्लिनजिंग से पहले कितने दिन पहले जो है स्किन अच्छी हो जाए तो उसके लिए जो है वो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो डाइट भी देख लें अपनी, उसमें ज़रा सैलेड्स और जूसेस, फ्रेश जूसेस ले आएँ और अपनी हाइड्रेशन के लिए पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो एटलीस्ट 3 वीक्स पहले कम से कम आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज को और हाइड्रेशन को ठीक रखें। डाइट, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज जो है वो आपने ठीक रखनी है। अच्छा, हाइट के हवाले से मैं पूछने लगी थी कि जो टॉल होते हैं उनके ऊपर किस तरह के ड्रेसेस या हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगती है? देखिए जो टॉल लोग होते हैं बट डिपेंड्स ऑन देयर फेस कट। अच्छा, कि फेस कट कैसा है। अब किसी का राउंड फेस है तो उसको हम थोड़ा वो करेंगे कि उसमें हाउ डू यू से इट कि ब्रेक करेंगे उस शेप को। तो उसके लिए जो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो हमें बताएंगे, हैरी हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर हैरी राउंड फेस हो तो हमें कैसा हेयर स्टाइल उनका करना चाहिए? अच्छा, बाउंसी वो कह रहे हैं ज़्यादा नहीं होगा। सही, ठीक है, कैमरा में देख। सही बिल्कुल, जरा इस तरफ फेस कर लें अपना। सही। चलिए जी, वो कह रहे हैं कि लाइट सा बाउंसी होना चाहिए और इसके अलावा जो ये जो टॉल लोग हैं उनके हवाले से बात हो रही है। अच्छा, थोड़े जो शॉर्ट हाइट होते हैं उनके लिए ऊपर कौन सा जो है वो उनको तो डेफिनेटली हम थोड़ा हाइट देने के लिए उनके बाल से वो जेल से जेल से आप उनकी बैक कोमिंग करके थोड़ा उठा लें उनको। अच्छा, ताकि उनको 1 इंच की हाइट तो आराम से फिर मिल जाएगी। 1 इंच की हाइट आराम से मिल जाएगी। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन देयर हेयर लेंथ आल्सो, हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो है वो जिनका कद छोटा होता है और जो थोड़े से फैटी होते हैं, चबी से होते हैं, उनको फिर किस तरह की स्टाइलिंग देनी चाहिए? देखिए अब वो ना एंड में आके हम पे गिर जाते हैं। वैसे तो उनको अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए वैसे तो उनको अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन फिर वो आमना से कहते नहीं आज आप हमें जो है वो रणवीर सिंह बना दें। बिल्कुल, वो हम पे एक प्रेशर आ जाता है बहुत ज़्यादा। बट द थिंग इज कि आपके फीचर्स कितने अच्छे हैं, आपके फेस स्ट्रक्चर आपका कैसा है, तो हम वो चीज़ें फिर हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो ओवरऑल एक लुक है वो अच्छी बन जाए। सही, कोई भी चीज़ जैसे आपके फेस पे अच्छे, आपकी आईज अच्छी हैं तो उनको एनहेंस कर लो। मैं तो लड़कियों की अभी बात कर रही हूँ, बट जैसे लड़कों का अगर फेस स्ट्रक्चर अच्छा है तो उनका हेयर स्टाइल भी ऐसा करें कि ज़रा जो फोकस रहे उनके फेस पे रहे और उनकी बॉडी पे फिर इतना फोकस ना रहे।
जैसे जो शॉर्ट हाइट है उनको मैं ये कहूँगी कि वन कलर की चीज़ पहने, क्योंकि वन कलर ब्रेक नहीं होता ना, वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती है, तो उसमें उनकी हाइट थोड़ी लंबी लगती है। अपने शूज़ में भी थोड़ा सा वो कोई ऐसे शूज़ पहने जिससे उनको हाइट मिले, हेयर स्टाइलिंग में थोड़ी हाइट मिले, तो करते कराते 2-3 इंच तो उनको अपने बड़े दिन के लिए मिल जाएगा। और जो थोड़े चबी लोग हैं, बस आई थिंक दे शुड पुट अ स्माइल ऑन देयर फेस बिकॉज दे कैन लुक क्यूटर दैट वे। बिल्कुल सही करिए। चलिए जी, यहाँ पर जो दूल्हा साहब हैं उनको रेडी किया जा रहा है। अभी क्या लगा रहे हैं ये आप यहाँ पर, बेस लगा रहे हैं या क्या चीज़? बेस लगाए। आमना, ये जो बेस है ये जरा बताइए ये कौन सी लगती है? देखिए, हम वी यूज़ द बेस्ट क्वालिटी बेसिस। यूजुअली तो हम लोग बाहर से सोर्स कर रहे होते हैं, या यहाँ पर आपको भी पता है जैसे ऑनलाइन भी लोग अच्छी ब्रांडेड चीज़ें बेच रहे हैं, बिकॉज यू सी कि ये हमारा नाम जा रहा है दूल्हे के साथ। सही। अगर हमारी बेस क्रैक कर रही है, उसको 200-300 उसके गेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली नाम तो हमारा खराब होगा। सो हम हाइड्रेशन वाली बेस और लाइट बेस, अच्छा, फुल कवरेज नहीं, ऐसी बेस हो जो थोड़ा सा इनकी स्किन पे ग्लो भी दे दे और इनको इवन टोन दे दे। सो इस तरह की बेस इज हाईली रेकमेंडेड। सही। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि ग्रूम्स के ऊपर जो दूल्हा होते हैं उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बेस लगा देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो इतनी लाइट में या वो इतना ज़्यादा वो उनके नेक से जो है वो मैच नहीं कर रहा होता। और यूजुअली जब भी किसी मेन का, यानी जब आप किसी मर्द को देखते हैं मेकअप किए हुए, तो वो कम से कम नेचुरल होना चाहिए, एटलीस्ट ब्लेंडेड होना चाहिए। बट यूजुअली क्या होता है कि आजकल सलून्स में जब वो कोई ग्रूमिंग कर रहे होते हैं दूल्हा की ना, तो वो क्या होता है कि इतना इतना हिस्सा पूरा उनका वाइट कर देते हैं और बाकी सब चीजें वो डल होती हैं, हाथ भी। तो इस तरह की थोड़ा सा बेस लगानी चाहिए जो ट्रिकी होता है, जो मैच करे। बिल्कुल ट्रिकी इसलिए होता है कि देखिए, जब हम लड़कियों के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, तो उसके बाद हम आई शेडो से खेल रहे हैं, हम लैशेस से खेल रहे हैं, तो हम ओवरऑल एनहांस कर सकते हैं। बट विद मेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम उनको लैशेस कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो बेस शुड बी सो नेचुरल कि वो एक ऐसी लुक भी ना आए कि भूत लग रहा है, कि लगे कि इसके फेस पे तो अब कमी हो गई है, कोई कलर की कमी हो गई है। तो हमेशा हम मैच करते हैं उनकी स्किन टोन, हमारा पूरा फोकस होता है कि स्किन टोन साफ हो जाए, ये नहीं कि लाइट हो जाए और वो ब्राइट हो जाए, इस तरह कुछ नहीं। लाइट और ब्राइट नहीं होंगे। अच्छा, क्या होता है बहुत सारे जो ये होते हैं ग्रूम्स, वो फेशियल करवाते हैं, सही है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा मशवरा दिया जाता है घर वालों की जानिब से भी, दोस्तों की जानिब से भी, कि वो वाला जो सलून है ना, वहाँ पर जो फेशियल होता है वो बड़ा ज़बरदस्त कर देता है। वो फेशियल होने के बाद तो लुक बड़ी ज़बरदस्त लगती है, पिंकिश सी लगती है, एनहांसिव लगती है, और आप लाइटर टोन पर आ जाते हैं। लेकिन जब आप रेडी होके जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो दूल्हा हैं वो अलग से अंदर से ब्लैकनेस आ रही होती है उनके फेस पे। ये किस वजह से होता है? आप अगर ग्रे की बात कर रहे हैं, ग्रे और ब्लैक हो रहा होता है, जो फेस है ना वो एक तरह से ऐसा लग रहा होता है कि बेस अलग से व्हाइट लगी हुई है और अंदर से ब्लैक जो है वो अलग हो रहा होता है। अंडरटोन होता है ना, हमारी बॉडी में एक अंडरटोन होता है। जब कभी आप फाउंडेशन टॉकिंग अबाउट द फेशियल, जो फेशियल की वजह से चेहरा डल हो जाता है ना बहुत सारे लोगों का, यानी वो इतना ज़्यादा फेशियल मसल पे अपने काम कराते हैं, इतना ज़्यादा वो फेशियल करवा लेते हैं, एक दिन करवाते हैं, मतलब माइयों में भी जाके करवा लेते हैं, फिर वो अपनी बारात वाले दिन भी फेशियल करवा लेते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि अंदर के मसल्स जो होते हैं ना वो आपके लेथार्जिक हो रहे होते हैं, उस वजह से जो आपका बाहर टोन आ रहा होता है ना वो ब्लैक आ रहा होता है। यानी अगर आपका अपना नेचुरल कलर फेयर भी है और आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेशियल करवा लिया तो वो फिर प्रॉब्लम कर रहा होता है, क्योंकि वो ग्लो या वो स्किन पे जो आपकी शाइनेस होती है ना वो नहीं आ रही होती है। अब देखिए, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अब आप की स्किन में अगर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारी जो मेलेनिन है स्किन में, सही, वो शायद सिर्फ फेशियल से तो नहीं कवर होती, मेलेनिन तो हो ही नहीं सकती ना। अगर आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो फेशियल बेचारा कुछ नहीं कर सकता आपका। फेशियल इज टॉपिकल। लड़कों को बारात से पहले मतलब कितना टाइम पहले फेशियल करवा लेना चाहिए? 1 महीना पहले तो कम से कम, 1 महीना पहले तो कम से कम। अच्छा, कम से कम अगर वो जरा ज्यादा अपने बारे में कॉन्शियस है तो वो कम से कम 3 मंथ्स पहले अपनी स्किन के ऊपर काम करना शुरू करें। और जिस दिन उसका वेडिंग डे है उससे कितने दिन पहले, वो 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, कब वो कुछ लोगों का ये होता है कि हम वेडिंग डे पे ही जी फेशियल कराएंगे, स्किन फ्रेश होगी, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपकी बेस सेट नहीं होती, स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाती है या हाइड्रेटेड हो जाती है कि हमारी बेस बैठ नहीं रही होती। तो 1 दिन पहले भी नहीं, कम से कम 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आप अपनी स्किन को
फिर रेडी करें। 1 महीना पहले तो आप अपने स्किन पे वर्क ऑन करना शुरू करें कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैंने कैसे टैकल करना है। आजकल तो बहुत सारी मेडिसिन भी आ गई हैं मार्केट में जो खा के आपकी स्किन बेहतर होती है, कोलेजन बेस्ड हो गई, या आपका अगर आपने स्किन टोन लाइट करना है तो बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं। सो इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि हमें सिर्फ अपने वेडिंग डे के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भी यू शुड लुक नाइस फॉर योर पार्टनर। तो यू शुड कंटिन्यू योर रूटीन। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमना कि आपने अपनी रूटीन जो है वो कंटिन्यू करनी होती है। कितना रह गया है आप हमें बताएंगे कि कितना टाइम रह गया? जी डन है, चलिए जी दिखाएं जी। दूल्हा जो है वो रेडी हो गए हैं और बस ऑलमोस्ट अभी इनका हम हेयर करेंगे। स्किन इज रेडी। हाँ, स्किन रेडी है, स्टाइलिंग करेंगे इनकी। सही सही सही। तो ये देखें जी, ये इनकी स्टाइलिंग हो रही है। हाँ देखिए, ये मतलब स्किन भी इनकी अगर अच्छी डन हो गया fresh तो लग रही दिखा है। दें फेस, ताकि वो आगे आके अपना फेस दिखा दें। हाँ तो थोड़ा सा इनको बिठा लें। जी जी, आगे हो जाएं आप और थोड़ा सा दिखाएं कि भाई ये ज़बरदस्त सी बेस लगी हुई है। ज़रा फोकस करें इनका फेस और ज़रा दिखाएं कि जी वाओ, इट्स ग्रेट ग्रेट चेंज। और ये लग भी नहीं रहा, हाँ अननेचुरल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। और बहुत अच्छा जो है इनका किया गया है, यहाँ पे बेस भी लगाई है, क्लिनजिंग भी की है और फेशियल जो है वो भी इनका किया गया। अच्छा, ये मस्कारा भी लगा रहे हैं। चले जी, ये मस्कारा भी लगेगा। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, ये आईब्रोज के ऊपर कुछ काम होता है? होगा। अच्छा। हम स्पूली से थोड़ी ग्रूमिंग करेंगे, अगर थोड़ा सा पाउडर की जरूरत है वो हाँ, भी करेंगे। सही। इतना सटल होगा कि पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पता नहीं चलना पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। वो बिल्कुल इतना नेचुरल लगाएं कि वो पता ना चल सके कि जी क्या हो रहा है। बहुत वाकई। और ये बेस जो के groom ऊपर है, लगा ये के वाकई भी बड़ा हाँ अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश हाँ, लग रहे हैं। सही। और ये भी है कि कुछ हाइड्रेशन मिस्ट भी होती हैं, हाँ। ग्लो करने वाली भी होती हैं जो बेस के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो हाँ। दूल्हे का भी एक नेचुरल ग्लो हाँ। दुल्हनों का तो आ ही रहा होता है, सही। ब्राइड्स का आ रहा होता है, पर हाँ। दूल्हे का भी। अभी हम इनके आईब्रोज पे वर्क ऑन कर रहे हैं। सही। और कुछ दूल्हे होते हैं जो थोड़ा थ्रेड भी कह देते हैं कि थ्रेड कर दें, जो प्रॉपर फिर ग्रूमिंग होती है कि हाँ। मिडल से थ्रेड कर दें। हाँ। तो वो हम फिर ओवरऑल सारा उनका अच्छे से अच्छे से दिखा रहे अच्छे होते हैं। से सही। रेडी कर देते हैं। सही जी, ये देखिए जी, ज़बरदस्त जो है वो लुक आई है और बहुत अच्छे से जो है वो रेडी किया है हाँ इनको। नेचुरल है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नेचुरल जो है वो रेडी किया है और ही इज़ लुकिंग फाइन और बड़ा सेटल सा लुक है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो होता है ना कि कुछ चीज़ों में ओवरडू हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कुछ ग्रूम्स जो हैं वो बहुत ओवर लग रहे होते हैं, यानी एक तो उनकी शेरवानी या ड्रेस भी इनका इतना ओवर हो जाता है और ऊपर से वो जो बेस है हाँ। फिर फेस के ऊपर काम ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, कुछ जो ग्रूम्स हैं वो कंटूरिंग भी करवा रहे होते हैं, नोज कंटूर भी करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप ना वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी देखिए कॉन्टोरिंग भी ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो रॉन्ग कलर्स के साथ प्ले कर रहे हाँ। होते हैं। कॉन्टोरिंग इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा, मतलब उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है ना फॉर द ऐसी कैमरा। कंटूर जो समझ पता ना चले, हाँ, थोड़ा पता सा ना इनविजिबल चले। सी हो, जो हिडन बिल्कुल, सी हो, बेस के बिल्कुल। साथ ही जो है ना वो अगर आप ग्रूम को एडजस्ट कर दें तो वो ज्यादा बेहतर हो आप जाता 2 है। हाँ। टोन्स डार्कर जाए ना, बस मैक्सिमम 2 टोन्स डार्कर जाए। हाँ। बिल्कुल ब्लैक ना लगा लें जो हाँ। आजकल हम देखते हैं कि इतना डार्क ब्राउन लगा देते हैं कि वो नोज अलहदा से नजर आ रहा है कि यूं 2 लाइंस हैं। हाँ। इट्स वेरी बैड। सही। तो कॉन्टोरिंग में अब किसी का नाक बड़ा है हाँ। तो कॉन्टोरिंग हेल्प्स अ लॉट। अगर किसी के फेस में आपने कट डालना है, दूल्हे के ही फेस में हाँ। डालना है, तो हाँ। आप चीक बोन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। हाँ। आप डबल चिन सही। छुपा सकते हैं। हाँ। डबल चिन को आप छुपा सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, फाइनल टच दे दें। फाइनल टच हो गया जी अभी? ये थोड़ा सा ब्लो ड्राई की आवाज अच्छा, आएगी। चलिए जी, ब्लो ड्रायर हो रहा है, उसके बाद जो है इसका फाइनल टच जो है वो हो जाएगा। और ये जो है जनाब अभी इस टाइम ब्लो ड्रायर होने जा रहा है एंड इट्स रियली ग्रेट कि अभी देखिएगा इनके अंदर चेंज आ जाएगा और अच्छा चेंज आएगा। ये बड़ा अच्छा जो है ना अच्छे से ब्लो ड्रायर करेंगे। अच्छा, वैसे भी अच्छा है हमारे मॉडल का, तो उन पे अच्छी सेट होगी, स्किन भी अच्छी थी इनकी। सही सही सही। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ब्लो ड्रायर होने जा रहा है इस वक्त और थोड़ी देर बाद इनकी फाइनल लुक जो है वो सामने आ जाएगी। ये जी बस ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा आमना, ये जो ग्रूम्स हैं हाँ। इनकी शेरवानी है और इनका ओवरऑल लुक का आपस में कम्बिनेशन होना और एक साथ ताल्लुक होना कितना ज़रूरी होता है? बहुत 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 ज़्यादा। बिकॉज देखिए, अगर दूल्हा ट्रेडिशनल दूल्हा बनना चाह रहा है तो डेफिनेटली शेरवानी विद नाइस शलवार कमीज अंडरनीथ। और अगर कोई थोड़ा वेस्टर्न में रख रहा है, जैसे वलीमा पे यूजुअली लोग सूट पहन लेते हैं, तो
उसकी ड्रेस सिलेक्शन शुड कोऑर्डिनेट विद द ब्राइड। जैसे लोग कुल्ला जो ऊपर पहनते हैं वो यूजुअली मैच करते हैं ब्राइड के ड्रेस के साथ, मैच कर लेते हैं, या टाई मैच कर लेते हैं। और इट प्लेज अ बिग रोल, और जितना अच्छा वो पहनेंगे अपने बिग डे पे उतना अच्छा लगेंगे। और डिफरेंट कलर्स होते हैं, अगर किसी का डार्क स्किन टोन है तो वो ज़रा लाइट कलर्स मत पहने, सही, वो डार्क कलर्स में रहें। और किसी का फेयर है तो उनको तो हर चीज़ सूट कर जाती है, सही। वो वाइट पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं, ग्रे, ब्लू, जो भी लड़कों के कलर्स होते हैं। सही। और आजकल काफ़ी मतलब डिफरेंट स्टाइल की शेरवानी भी है, एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लेन है, सेल्फ एम्बॉस्ड है। सो जो उनके फिजिक पे सूट कर रहा हो वो उस तरह की ड्रेसिंग करें अपनी, वो उस तरह की ड्रेसिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, कितना हुआ, हो गया फाइनल टच? बस ऑलमोस्ट डन है। चले जी, ये इनका जो है वो फाइनल लुक है। और अभी एक साइड रह गई है, एक साइड रह गई है। और ये जो है फाइनल लुक है। और इसके बाद जो है वो अब ये जो ग्रूम की लुक है, जो ग्रूम है वो रेडी हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अच्छा, शेरवानियों के आजकल कौन से कलर ज़्यादा इन हैं आमना? देखिए यूजुअली पाकिस्तान में तो हम लोग विंटर्स में कर रहे होते हैं, तो लोग डार्क कलर्स प्रेफर करते हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट तो लाइट में जाता है कि वाइट पहन लें, अच्छा सा वाइट, दूधिया वाइट जिसको कहते हैं, ऑफ वाइट। सही। और कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी, फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी जो है वो चल रही है जी। तो जनाब ये देखें जी कि ज़रा एक फ़ाइनल लुक दिखा दें ग्रूम का। अगर ये फाइनल हो गया है तो ज़रा ग्रूम का फाइनल लुक दिखा दें। अभी थोड़ा सा फ्रंट रहता है। अच्छा, थोड़ा सा जी, front जल्दी से आप क्योंकि फ्रंट कर देखिए लें, थोड़ा सा जल्दी कर लें। इस चीज़ में हमारी कोशिश होती है कि हम टाइम लें, बट ऑब्वियसली ये टीवी शो है, शो के ऊपर तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। होते हैं। तो ये ज़रा अभी हो जाए इनका रेडी, तो हम आपको इनकी फाइनल लुक जो है वो दिखा देते हैं। और लड़कों पे वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, लड़कों पे ज्यादा टाइम लगता नहीं, लड़कियों पे हम पूरा दिन सैलून में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, साथ लड़कियों में ज्यादा टाइम लग रहा होता है। लड़कों की एक्सेसरीज हो सकती हैं, अच्छी रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, शूज वो अपने या तो ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो खेड़ी पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, या ड्रेस शूज पहन सकते हैं, और बटन्स के साथ थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं। लड़के और तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। बस वो ये है कि मुंह पे एक अच्छी स्माइल, प्लेजेंट रहें, सो दैट इज देयर बेस्ट मेकअप, आई वुड से। सही, बिल्कुल। ये फिर उनका एक तरीके का ना बेस्ट मेकअप होता है, और ये बड़ा ठीक रहता है। सही कह रही है, बिल्कुल। और अच्छा जी, फाइनल लुक अभी हो गई है, जरा दिखाएं, जितनी हो गई है फिर उतनी दिखा दें हमें फाइनल लुक। हैरी, ये फाइनल लुक ना भाई, वी आर डाइंग टू सी हिज फाइनल लुक। चले जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त जी, ये एक फाइनल लुक हो गई है। और ये जो है ऑलमोस्ट ही इज़ डन। अच्छा, इसके साथ आप लड़कों का मैनिक्योर पेडिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर देयर फाइनल डे। तो वो भी करवाना चाहिए ताकि उनके नेल्स अच्छे लगें, उनकी हाथों की स्किन भी अच्छी लगे, सही। चलिए जी, आई थिंक इट्स डन। बिल्कुल, हम दिखा देते कि फाइनल लुक क्या है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने फाइन किया है, बहुत अच्छा ब्लो किया आपने, और अच्छा बॉन्स दिया है। सबसे अच्छी बात यह कि बॉन्स जो है वो बहुत अच्छा दिया है। बिल्कुल। तो बॉन्सी से जो है वो हेयर किए हैं, और इनके माशाल्लाह बाल भी अच्छे हैं, बाल भी बहुत अच्छे बाल भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बाल भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ग्रूम्स के लिए साथ में ना एक ये भी इशू होता है कि उनका ड्रेस बड़ा काउंट करता है। अगर उनका ड्रेस जो है वो उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो पूरी लुक जो है ना वो ऐसा लग रहा होता है कि मिसमैनेज हो रही होती है, डल हो जाती लुक जो है वो डिफरेंट जा रहा होता है और ड्रेस जो है वो कुछ अलग जा रहा होता है। तो ये एक इशू होता है। क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए वैसे आजकल? देखिए, बॉडी कलर की शेरवानियाँ हैं, ब्लैक में है, कुछ लोग पीच कलर की शेरवानी भी पहन लेते हैं। किस तरह की शेरवानी आजकल इन है? देखिए, थोड़ा बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप थोड़े चबी हैं, ऑन द हेवियर साइड हैं, तो आप डार्क कलर्स पहन लें। सही, ठीक है, उससे आपका लुक एक लीन हो जाएगा। और अगर आप थोड़े
पतले हैं तो मैं कहूँगी अगर वो बुरे वाले पतले हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा पैडिंग डलवा लें अपने डिज़ाइनर से कह के अच्छा। कि थोड़ा सा पैडिंग शोल्डर सही। पे आ जाए। अगर आपके शोल्डर भी पतले हैं, छोटे पतले, हैं, हाँ। तो अच्छा नहीं लग रहा, तो पैडिंग से सही। आपको हेल्प हो जाएगी। अब तो बहुत कुछ हो सकता है ना, मतलब बहुत सही। कुछ हो सकता है कि आपका एक ओवरऑल लुक हाँ। बनाने के लिए आप क्या क्या नहीं कर सकते। सो जो थोड़े आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हैं, हाँ। तो वो ज़्यादा कलर्स के साथ प्ले अराउंड नहीं करें, ज्यादा कलर्स के साथ play सॉलिड around करें। कलर्स लें। चलें जी, ग्रूम की जो है वो फाइनल लुक आ गई है, तो अभी हम इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये फाइनल लुक जो है वो डन हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बॉन्सी इनको टच दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये है जी इनकी फाइनल लुक। और जिस तरह से हमने आमना को बुलाया और आज बताया कि भाई किस तरह से आप ग्रूम तैयार कर सकते हैं, तो आपने अच्छे सैलून जाना है और सबसे पहले अपनी जो ड्रेसिंग है उसका आपने ख्याल रखना है, अपनी स्किन का जो है वो आपने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आमना, आप you हमारे so शो पर आई। much चलिए जी, for शो का having टाइम us. एंड अप हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग सीरियस।